एपिसोड 21। सभी उपस्थित लोग उस आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। वहां उन्होंने एक युवा पुरुष और महिला को अपनी ओर आते देखा। यहाँ सभी युवा सोमेश्वर के शीर्ष परिवारों से थे। चूंकि सोमेश्वर क्रिस्टल शहर के करीब है, इसलिए वे निश्चित रूप से इन दो आकृतियों को देख सकते थे। वे अच्छी तरह से जाने जाते थे और इस समूह के लोग भी उनकी इज्जत करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। ये दो नए आगंतुक और कोई नहीं बल्कि विवान और केला थे, जो जैक के सौतेले भाई बहन थे। वे पिछले 3 दिनों से सोमेश्वर शहर में रह रहे थे। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सोमेश्वर शहर में जैक की मदद किसने की, लेकिन इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। इसके अलावा विवान की हरकतें इतनी अनियमित थीं कि वे उनका पीछा नहीं कर सके। आज उन्हें सोमेश्वर शहर के दूसरी पीढ़ी के लोगों द्वारा रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह आखिरकार एक साप्ताहिक प्रमुख कार्यक्रम था। उन्होंने स्वीकार किया और इसी कारण वे यहाँ थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका भाई विवान भी यहाँ होगा। और जैसा कि उन्होंने देखा, वह बस इन दूसरी पीढ़ी के लोगों को जानने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें पता था कि उसका इनसे कोई संबंध नहीं था। फिर वह स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से ला रहा था। 1 मिनट के भीतर यह जोड़ी समूह के सामने पहुंच गई। जैसे ही वे पहुंचे, युवाओं ने तुरंत उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हुए। आखिरकार अल्फोंसो परिवार की मदद से उनके परिवारों का विकास करना मुश्किल नहीं होगा। यंग मास्टर विवान, यंग मिस केला, आपका स्वागत है, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जोड़ी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसे असहजता से अपना हाथ वापस खींचना पड़ा। अन्य लोग भी आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगे, लेकिन विलियम से जानने के बाद उनमें से किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। अभिवादन के बाद सोमेश्वर शहर के शीर्ष परिवारों का समूह थोड़ी घबराहट में था, यह नहीं जानते हुए कि आगे क्या करना है, क्योंकि विवान के पिछले शब्दों के अनुसार जैक को रेस में भाग नहीं लेना चाहिए था। आप लोग ज्यादा चिंता मत करो, हम रेस में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। हम रेस के पुरस्कारों को बढ़ाएंगे, केला ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने विवान की ओर देखा, जो वहां उदासीनता से खड़ा था, और कहा, विवान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रेस में भाग लेना चाहिए। आखिरकार तुम रेसिंग में अच्छे नहीं हो, तुम केवल खुद को शर्मिंदा करोगे और यह अच्छा नहीं है। युवाओं ने इस तथ्य से आश्चर्यचकित होकर देखा कि ऐसा लगता है कि विवान और यह जोड़ी एक दूसरे को जानते थे, और जैसा कि वे देख सकते थे, उनके बीच का संबंध अच्छा नहीं था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि दोनों को विवान पसंद नहीं था। दूसरी ओर विवान को उनकी परवाह नहीं थी। केला की बातों पर विवान ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर उसने स्टीव की ओर देखा, जो उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इसके अलावा मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। विवान की आवाज काफी ठंडी थी, न कि उसकी सामान्य उदासीनता जैसी। विवान के शब्दों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग इस स्थिति के बारे में नहीं जानते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि उन्हें स्टीव और केला को बाधित करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यदि उन्होंने उन्हें नापसंद किया तो उनके पीछे के परिवारों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। चलो छोटे भाई, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और तुम कभी भी रेस में भाग नहीं लिए हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूं, केला ने कहा, विवान के पिछले शब्दों को नजरअंदाज करते हुए। युवाओं की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने अंततः तीनों के बीच एक संबंध पाया। ऐसा लग रहा था कि वे भाई बहन हैं, और वे एक बहस कर रहे थे। चूंकि यह एक पारिवारिक मामला था, वे अपनी नाक नहीं घुसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर वे यह जानकर काफी आश्चर्यचकित थे कि विवान क्रिस्टल शहर के रॉय परिवार का सदस्य था। यहाँ तक कि शंभू, जो एलेक्स के बगल में था, ने अंततः कुछ समझा। उसने पहले विवान का नाम जैक्सन रॉय देखा था। यह नाम उसके आईडी पर था और उस अनुबंध पर था जो उन्होंने उसके नए कर्मचारी के रूप में उसे लेने पर हस्ताक्षर किया था। विवान ने भौहें चिढ़ाईं। ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे परेशानी में डालने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे रेस में भाग लेना है और मुझे जीतना है, अन्यथा मेरे पास सिस्टम द्वारा दिए गए समय के समाप्त होने से पहले रेस करने के लिए कोई और जगह खोजने का समय नहीं होगा। विवान, तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? मुझे नहीं पता तुमने यह कार कहाँ से ली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस रेस में भाग नहीं लेना चाहिए, स्टीव ने घमंड से कहा। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों न हम एक दांव लगाएं? दांव? हम तुम जैसे हारने वाले के साथ दांव क्यों लगाएंगे? स्टीव जोर से हंसते हुए बोला, विवान को मजाक में देखते हुए। मैं जानता हूं कि तुम लोग हाल ही में सोमेश्वर शहर में क्यों रह रहे हो। अगर तुम दांव जीतते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें आज रात सोमेश्वर शहर से गायब होना होगा, विवान ने कहा। विवान के शब्द सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा।
फिर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वही चमक देखी। वे विवान की ओर मुड़े और स्टीव ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है। लेकिन तुम हमसे किस चीज पर दांव लगाना चाहते हो? दांव पहले ही तय हो चुका है। हम रेस पर दांव लगा रहे हैं। जो भी रेस जीतता है वह दांव जीतता है, विवान ने कहा। एक पल की चुप्पी के बाद स्टीव फिर से हंस पड़ा, जबकि केला ने कॉकेटिशली हंसते हुए कहा, जिससे चारों ओर के लड़के उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे लाल हो गए। रेसिंग, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ और है जिसमें तुम हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहना चाहते हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम उस क्षेत्र को चुनोगे जिसमें तुम सबसे खराब हो। कुछ समय तक हंसने के बाद स्टीव अंततः और नहीं रोक सका और विवान का मजाक उड़ाने लगा। शंभू ने विवान की शानदार ड्राइविंग कौशल के बारे में सोचा। उसने अपने आप से पूछा, अगर विवान की ड्राइविंग कौशल को कहा जाए कि वह शौकिया है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टीव ड्राइविंग में कहीं बेहतर है? वह सोचने लगा, क्या तुम दांव लगाने के लिए तैयार हो या नहीं? विवान ने उदासीनता से पूछा। वह शब्दों में कुछ साबित नहीं करने वाला था, केवल उसके कार्य ही उसकी असली क्षमताओं को साबित कर सकते थे। ठीक है, चलो दांव लगाते हैं। स्टीव फिर से हंस पड़ा और फिर शांत होकर जवाब दिया। इसके बाद शंभू ने विवान को पंजीकरण क्षेत्र में ले जाया। हालांकि सोमेश्वर शहर की अमीर दूसरी पीढ़ी रेस का प्रायोजन कर रही थी, वे प्रतियोगिता के मालिक नहीं थे, इसलिए उन्हें भी रेस में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना पड़ा। यह नियम था। पंजीकरण के बाद विवान ने फिर से अपने सौतेले भाई बहनों की ओर ध्यान दिया। वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही वह दांव जीत जाए, वह जानता था कि वे अपने शब्दों पर वापस नहीं लौटेंगे और विवान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, या तो उन्होंने सोचा। इसलिए विवान ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों न हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। इस तरह हम में से कोई भी अपने शब्दों पर वापस नहीं लौटेगा। जोड़ी ने उसे एक पल के लिए घूरा। फिर केला ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुम अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते? ओह नहीं, मैंने भूल गया कि हम अब परिवार नहीं हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, युवाओं ने आश्चर्यचकित होकर विवान की ओर देखा, यह सोचते हुए कि उसे परिवार से क्यों निकाला गया। लेकिन साथ ही उन्होंने केला की ओर देखा और उनके मन में एक ही विचार आया, क्या काली दिल वाली महिला है? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। विवान की प्रतिक्रिया सरल थी। केला पहले ही समझ गई थी कि विवान टैक्सी भाड़े के बारे में बात कर रहा था। विवान, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद उस आदमी ने और अधिक पैसे की मांग की। मैंने उसे पैसे दिए लेकिन उसने तुमसे और मांगे। इसके अलावा यह नहीं है कि तुम ऐसे छोटे टैक्सी भाड़े का भुगतान नहीं कर सकते, है ना? जैसे ही उसने कहा, उसने विवान को दिखाया कि उसने ड्राइवर को 5,000 ट्रांसफर किए। हालांकि विवान को ड्राइवर का नाम नहीं पता था, तारीख और समय से वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह जो कह रही थी वह सच थी। लेकिन उद्देश्य वह पहले से ही जानता था कि यह अलग था। जहां तक उसके यह बताने का सवाल था कि विवान ऐसे छोटे भाड़े का भुगतान नहीं कर सकता, यह स्पष्ट था कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि वह शर्मिंदा हो जाए। लेकिन विवान को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने वाला था। मुझे इसकी परवाह नहीं है। चलो बस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, मेरे लिए सुरक्षित रहने के लिए, विवान ने कहा और निर्णायक रूप से उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां एक प्रिंटिंग मशीन थी। यह एक छोटा कार्यालय था। यह कार्यालय रजिस्ट्रेशन और रेसिंग पुरस्कारों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। उन्हें जो चाहिए था बताने के बाद एक स्टाफ सदस्य ने एक साधारण अनुबंध टाइप किया और प्रिंट किया। अनुबंध की सामग्री सरल थी। आज रात की रेस के हारने वाले को दोनों पक्षों के बीच अपने दांव को पूरा करना होगा। यदि नहीं, तो उन्हें 3 साल तक रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस रेसिंग प्रतियोगिता के आयोजकों के पास ऐसा करने की क्षमता थी। आखिरकार वे केवल एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में क्रिस्टल शहर सहित आधारित थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अब रेस के पुरस्कारों को बढ़ाने का समय था। स्टीव ने 3 मिलियन निकाले जबकि केला ने 2 मिलियन दिए, कुल मिलाकर 5 मिलियन। दूसरी ओर विवान ने भी 3 मिलियन दिए। इससे जोड़ी का चेहरा चिढ़ गया, यह सोचते हुए कि विवान के पास और कितने पैसे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि वे जानते थे कि विवान उन्हें बताएगा भी नहीं। उन्हें इंतजार करना होगा जब तक वह रेस हार नहीं जाता। पहली स्थिति को कुल 8 मिलियन मिलेंगे, दूसरी स्थिति को 5 मिलियन मिलेंगे, तीसरी स्थिति को 2.5 मिलियन मिलेंगे। अब जब सभी दांव लगाए जा चुके थे, जो भी रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था वे अपनी अपनी कारों में बैठ गए। विवान ड्राइवर की सीट में बैठ गया और शंभू ने सह ड्राइवर की सीट ली। फिर उन्होंने कुछ अंतिम मिनटों का इंतजार किया ताकि रेस शुरू हो सके। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के अंदर शंभू ने विवान को गंभीरता से देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि विवान के भाई बहन सोमेश्वर में क्यों आए हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण लग रहा था कि उनके प्रभाव के बावजूद वे यहाँ रहने के बाद भी कुछ नहीं पता लगा सके।
दूसरी ओर विवान चाहता था कि वे यहाँ से चले जाएं और सोमेश्वर शहर छोड़ दें। इससे ही वह बता सकता था कि भाई बहनों के बीच का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्टीव ने कहा था कि विवान की ड्राइविंग कौशल शौकिया स्तर की है। शंभू ने खुद देखा था कि विवान ड्राइविंग में कितना अच्छा है। लेकिन अगर इसे शौकिया माना जाता है तो इसका मतलब है कि स्टीव एक पेशेवर रेसर होना चाहिए। अगर उसका बॉस हार गया तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, आखिरकार वही था जिसने दांव की शुरुआत की थी, बल्कि सोमेश्वर शहर के अन्य दूसरी पीढ़ी के लोग भी केला और स्टीव को खुश करने के लिए उसके खिलाफ हो सकते थे। बॉस, क्या आप इस रेस को जीतने के लिए सुनिश्चित हैं? उसने देखा कि विवान के चेहरे पर कोई भी नर्वसनेस का संकेत नहीं था। वास्तव में उसने अपने बॉस को केवल 2 बार मुस्कुराते हुए देखा था, और वह भी सिर्फ एक पल के लिए। गुस्सा होते हुए तो उसने उसे कभी नहीं देखा। उसके सुंदर चेहरे पर आमतौर पर केवल उदासीनता होती थी। इसकी चिंता मत करो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं उनके साथ दांव क्यों लगाना चाहूंगा? मैं उन्हें बता सकता था कि वे क्या जानना चाहते हैं, या मैं कुछ नहीं कह सकता और चला जा सकता हूं। विवान ने जवाब दिया जबकि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए थे। शंभू ने यह सुनकर सिर हिलाया। आखिरकार वर्तमान कानून के अनुसार इस जोड़ी को विवान से वह कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था जो वह नहीं कहना चाहता था। इसलिए उसने चुप रहने और समय का इंतजार करने का फैसला किया। बस ऐसे ही वे कार में अपने फोन के साथ खेलते रहे, विवान के लिए और शंभू के लिए बातचीत करते रहे। ठीक 6:45 बजे कारों के इंजन गरजने लगे, और कारों की गरज के साथ पहाड़ी क्षेत्र रोशन हो गया। पहले से ही स्थापित लाइटें जल गईं, जो रेसिंग ट्रैक को रोशन कर रही थीं। बेशक यह सामान्य टामेक पहाड़ी सड़क थी। दर्शकों ने तुरंत उन लोगों के लिए चीयरिंग करना शुरू कर दिया जिनका वे समर्थन कर रहे थे। यह चर्चा होने लगी कि कौन रेस जीतने वाला है, और इसी तरह जैसे ही कारें स्टार्टिंग लाइन की ओर बढ़ीं, भीड़ और भी जोर से चिल्लाने लगी। आखिरकार यह स्पोर्ट्स कारों की एक लाइन थी। वहां एस्टन मार्टिन, निसान, मैक्लेरन, बेंटले और अन्य स्पोर्ट्स कारों के ब्रांड थे। कुछ ऐसे थे जिनका शौक स्पोर्ट्स कारों की तस्वीरें इकट्ठा करना था, और यह सही जगह थी। विवान ने अपनी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को स्टार्टिंग लाइन पर लाया। उसने देखा कि सभी मौजूद कारों की कीमत कम से कम $1 मिलियन और उससे ऊपर थी। इसके अलावा बड़े 5 के पास सभी कारें कम से कम 5 मिलियन की थीं। संयोग से या नहीं, विवान के बाईं ओर स्टार्टिंग लाइन पर स्टीव वहीं रुका। केला ने कार की खिड़की नीचे की और जिज्ञासा से विवान को देखा। विवान ने कार की खिड़की बंद नहीं की थी और नतीजतन वह जोड़ी उसे देख सकती थी। क्या तुम इस पर सुनिश्चित हो, विवान? केला ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह लैम्बोर्गिनी हुराकान की सह ड्राइवर सीट पर बैठी थी। यह आज की लाइन में सबसे महंगी कार थी। इसकी कीमत $11 मिलियन थी, जिसमें संशोधन की लागत शामिल थी। विवान ने उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें सड़क पर वापस मोड़ दीं। उसे पता था कि वह केवल उसका मजाक उड़ा रही है और कुछ नहीं। आखिरकार वह जानता था कि वह विवान के पैसे के स्रोत के बारे में काफी चिंतित थी। यह सब इसलिए था ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। जब केला ने देखा कि विवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वह नाखुश हो गई और उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। बस तुम इंतजार करो, इस रेस के बाद मैं देखूंगी कि तुम कहाँ छिपोगे जब हम तुम्हें जमीन पर पटक देंगे। उसे स्टीव की ड्राइविंग कौशल और जिस कार में वे थे उस पर पूरा विश्वास था। स्टीव ने क्रिस्टल शहर में कई रेसें जीती थीं और उसे एक युवा प्रतिभाशाली रेसिंग ड्राइवर माना जा सकता था। ओह, व्रूम व्रूम व्रूम। जैसे ही यह ध्वनि हवा में गूंज उठी, सभी मौजूद कारों के इंजन बेतहाशा गरजने लगे। उनकी हेडलाइट्स और अधिक चमकने लगी, पहले से ही रोशन रास्ते को और भी रोशन करते हुए। भीड़ से उत्साह की आवाजें गूंजने लगीं, हालांकि वे इंजन की तेज गरज के कारण अच्छी तरह से नहीं सुनाई दे रही थीं। इस समय एक बड़ा स्क्रीन कारों के सामने स्टार्टिंग लाइन के सामने खड़े खंभे के शीर्ष पर उतर आया। उस पर कारों और उनके ड्राइवरों के नाम थे। स्क्रीन के शीर्ष पर रेस शुरू होने की उल्टी गिनती थी। जैसे ही 5 सेकंड की उल्टी गिनती धीरे धीरे नीचे जा रही थी, इंजन और भी जोर से गरजने लगे। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी के अंदर विवान ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा और स्क्रीन की ओर देखा। उसका पैर पहले से ही एक्सेलेरेटर पर था और कार एक पल की सूचना पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वर्तमान में रेस में भाग लेने के लिए 15 से अधिक कारें थीं। ट्रैक पर व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर थी। जो पहले पंजीकरण कराते थे वे आगे थे और इसके विपरीत विवान वर्तमान में कारों के पीछे के करीब था। बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम था। वर्तमान में विवान मैनुअल का उपयोग कर रहा था। इस तरह उसकी कार पर नियंत्रण अधिक था। व्रूम स्क्री। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, उसने ब्रेक को छोड़ दिया, क्लच को छोड़ दिया और थ्रॉटल को दबाया। इसके साथ कार अन्य स्पोर्ट्स कारों के साथ आगे बढ़ गई। शंभू ने पहले ही अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी।
वह विवान को सड़क के बारे में बताने वाला था क्योंकि यह विवान का यहाँ पहला अनुभव था। भीड़ ने देखा कि कारें दूर होती जा रही हैं तो उन्होंने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। कई ड्रोन थे जिन पर कैमरे लगे हुए थे। फिर कई स्क्रीन थी जो रेसिंग कर रही कारों की वर्तमान स्थिति दिखा रही थीं। स्क्रीन पर वे देख सकते थे कि अग्रणी कार निसान GT-R थी, लेकिन यह ज़्यादा समय नहीं लगा जब इसे एक मैक्लेरन 720S ने ओवरटेक कर लिया। प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से तीव्र थी। यह एक लैप की रेस थी, लेकिन यह एक लैप छोटा नहीं था क्योंकि इन कारों को इसे पूरा करने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। यह जानना जरूरी है कि ये सभी स्पोर्ट्स कारें थीं और वे अपनी अधिकतम संभव गति पर चल रही थीं। अब तक का रिकॉर्ड 0 hours 31 minutes and 52 seconds 66 में लैप पूरा करने वाली कार का था। पिछले 5 वर्षों से किसी ने भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, न ही रिकॉर्ड धारक जिसने अब एक पेशेवर रेसर बन गया है। तुम्हें क्या लगता है कि इस रेस को कौन जीतेगा? विलियम निश्चित रूप से इसे जीत लेगा। चले जाओ, मुझे पता है कि तुम उस पर क्रश हो, लेकिन इस बार काशिश निश्चित रूप से जीतेगी। वाह, क्या बेवकूफ़ आदमी है। क्या तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नज़रें चुराते हुए नहीं देखा? हन्फ, मैं $300 पर दांव लगाता हूं कि एंडरसन इस रेस को जीतेगा। मैं उस लैम्बोर्गिनी पर $1000 दांव लगाता हूं। तो क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि यह तेज है, यह जीतेगी? तुम रेसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। यह केवल ड्राइवर पर निर्भर करता है। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे का उपयोग कर रहा हूं, है ना? मैं उस नए बेंटले कॉन्टिनेंटल GT पर $5000 दांव लगाता हूं। कई लोगों ने उन कारों पर दांव लगाए जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि वे जीतेंगी, जबकि अन्य पहले से ही यह सपना देख रहे थे कि उनके आदर्श की जीत के बाद क्या होगा। रेसिंग ट्रैक पर विवान गियर बदलते हुए पागल की तरह लग रहा था। बेशक, शंभू के अनुसार विवान का चेहरा वर्तमान में शांत था जबकि उसकी आंखें तेज थीं, जो सड़क पर केंद्रित थीं। उसका एक हाथ गियर बदलने के लिए चला गया जबकि दूसरा स्टीयरिंग व्हील पर बना रहा। कार की गति पहले ही 180 मील प्रति घंटे को पार कर चुकी थी और यह अभी भी तेज हो रही थी। बॉस, यहां से लगभग 700 मीटर की दूरी पर बाईं ओर एक तेज मोड़ है, शंभू ने कहा जबकि उसने अपने चेहरे पर ठंडी पसीने को पोंछा। उसने पहले सोचा था कि विवान का बुगाटी वेरॉन चलाना पहले से ही पागलपन था, लेकिन अब उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। यह मोड़ वह जगह थी जहां प्रमुख पात्र उभरने लगते थे। वर्तमान में स्टीव की लैम्बोर्गिनी हुराकान उनके सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। आखिरकार इसकी गति कम नहीं थी और इसे रेसिंग के लिए अनुकूलित किया गया था। विवान ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया क्योंकि कार की गति और बढ़ने लगी। कुछ ही समय में गति 200 मील प्रति घंटे को पार कर गई। इससे शंभू को गहराई से डर लगने लगा। बॉस, क्या तुमने मुझे सुना? आगे एक तेज मोड़ है। शंभू विवान को याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। मुझे पता है, विवान ने जवाब दिया, लेकिन उसका धीमा होने का कोई इरादा नहीं था। यह क्रिया तुरंत अन्य ड्राइवरों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। यह क्या बकवास है? क्या वह मरना चाहता है? यह आदमी बिल्कुल धीमा नहीं हो रहा है। क्या तुम सोचते हो कि वह पागल हो गया है? यह कार नहीं है और ड्राइवर भी। शायद उसे ट्रैक के बारे में नहीं पता। हा, यह मूर्ख। वह बिना ट्रैक का परीक्षण किए रेस में भाग लेने की हिम्मत करता है। जैसे ही दर्शक और ड्राइवर बात कर रहे थे, कारें मोड़ पर पहुंच गईं। उनमें से कई ने मोड़ के कुछ 100 मीटर पहले ही तेजी से धीमा कर दिया। दूसरी ओर विवान ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अधिकांश कारों को पार कर लिया, जब तक कि उसके सामने केवल 3 कारें रह गईं, जिनमें से एक स्टीव की लैम्बोर्गिनी हुराकान थी। उन्होंने मोड़ पर धीमी गति से ड्रिफ्ट किया और उसके बाद तेजी से बढ़ने लगे। विवान देख सकता था कि स्टीव की कौशल वास्तव में अच्छी थी क्योंकि उसने ड्रिफ्ट किया। इसके अलावा वह मोड़ के बाद रेस का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी ओर विवान ने बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। उसे पता था कि उसकी कार के पास रेसिंग के लिए अनुकूलित नहीं होने के कारण एक कमी थी, इसलिए वह इन मोड़ों का उपयोग अपने लाभ के लिए करेगा ताकि वह रेस जीत सके। जैसे ही वह मोड़ से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था, विवान की पेशेवर ड्राइविंग कौशल सक्रिय हो गई। उसने ब्रेक पर पैर रखा ताकि कार के सामने का वजन स्थानांतरित हो सके और स्टीयरिंग को झटका देकर ड्रिफ्ट शुरू किया। ड्रिफ्ट के कोण को कम करने के लिए थ्रॉटल को छोड़कर ड्रिफ्ट को बनाए रखा। उसने इसे बढ़ाने के लिए और अधिक थ्रॉटल जोड़ा। फिर उसने मोड़ के दिशा बदलने से ठीक पहले कार को थोड़ा ओवर रोटेट करके ड्रिफ्ट को ट्रांजिशन किया और फिर एक्सेलरेटर को छोड़ दिया। कार इस तरह से ट्रैक पर फिसली कि लोगों ने सोचा कि यह पलटेगी, लेकिन उनकी आश्चर्य के लिए, हालांकि बाईं ओर के टायर जमीन से उठ गए, कार पलटी नहीं। जैसे ही कार मोड़ के पार गई, टायर जमीन पर लौट आए। विवान ने फिर सही समय पर थ्रॉटल को छोड़ दिया और स्टीयरिंग के कोण को कम किया। फिर उसने तेजी से बढ़ते हुए एक कार को आसानी से पार कर लिया, जिसमें स्टंट महिला ड्राइवर काशिश थी। क्या तुमने देखा? क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूं?
मैं तो उसके लिए गिर गई हूँ। तुम, यहाँ तक कि सर आइजक न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण भी तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम उसके लिए कैसे गिर सकती हो? खैर, वह मुझे क्रश कर रहा है। यह कहने का एक वैकल्पिक तरीका कि विवान उसका क्रश है। चले जाओ, तुम ख्वाब देख रही हो। अब 7 बजे हैं, रात हो गई है, मैं ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? तुम खुद से पूछो, आखिरकार तुम ही ख्वाब देख रही हो, मैं नहीं। यह एक पेशेवर ड्राइवर है, एक पेशेवर रेसर। वह अब तक कहाँ छिपा हुआ था? शायद वह किसी और शहर से है। अपने कुत्ते की आंखें खोलो और बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो। यह सोमेश्वर शहर से है। तुम अपने कुत्ते के दिमाग को खोलो। क्या तुम सोचती हो कि अगर मैं क्रिस्टल शहर में एक कार खरीदूं तो मैं वहां की निवासी बन जाऊंगी? विवान की ड्राइविंग कौशल के कारण जो हलचल हुई वह छोटी नहीं थी। यहां तक कि रेसिंग प्रतियोगिता के प्रभारी लोग भी उसकी ड्राइविंग कौशल से बहुत प्रभावित हुए। दूसरी ओर स्टीव ने उस समय भौहें चिढ़ाई जब उसने देखा कि विवान की कार इतनी तेज मोड़ पर पलटी नहीं। वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तभी कैला, जो सह ड्राइवर की सीट पर बैठी थी, बोली, ऐसा लगता है कि हमारा छोटा भाई इन सालों में छिपा हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? स्टीव ने भौहें चिढ़ाते हुए पूछा, जबकि उसने अपनी नजरें सड़क पर वापस मोड़ दी। चूंकि उसने तेजी से धीमा किया था, उसकी गति अभी भी बढ़ रही थी। दूसरी ओर विवान की बेंटले केवल थोड़ी सी गति कम करके तेजी से उसके करीब आ रही थी। पिछले 3 दिनों में वह शहर में दुकानों के प्रभारी सरकारी भवन में जा रहा था। जब हमने इसके बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि वह एक किराने की दुकान खरीद रहा था, कुछ को सटीक रूप से। एला ने विश्लेषण किया, जिस पहले दिन हम उसे यहाँ सोमेश्वर शहर में मिले थे वह एक दुकान से आ रहा था, और अब वह दुकान एक किराने की दुकान में बदल गई है, हालांकि अभी इसमें स्टॉक नहीं है। उसने एक बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदी है और उसके पास इतना पूंजी है कि वह 3 से अधिक किराने की दुकानों की शुरुआत कर सके। अब उसके पास अच्छी ड्राइविंग कौशल भी है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उसके पैसे कहां से आ रहे हैं। रेसिंग, वह बिना हमारी जानकारी के रेसिंग में भाग ले रहा होगा, और अब उसने उसमें कई पुरस्कार जीते हैं। उसने अपने पास काफी पैसे जमा कर लिए हैं। केला ने निष्कर्ष निकाला, क्रिस, क्या चालाक छोटा आदमी है। ऐसा लगता है कि हमने उसे कम आंका है, ठीक उसकी मां की तरह। स्टीव ने कहा। कार में क्षणिक चुप्पी छा गई। हलचल तब हुई जब उन्होंने एक कार के इंजन की आवाज सुनी जो उनके करीब आ रही थी। साइड मिरर में देखते हुए स्टीव ने स्पष्ट रूप से देखा कि वर्तमान में उनके बीच की दूरी कम हो गई थी। इसके अलावा विवान की बेंटले पहले से ही विलियम की पोर्श 911 को ओवरटेक करने के करीब थी, जो वर्तमान में दूसरे स्थान पर थी। उसने गैस पर पैर रखा क्योंकि कार और तेज हो गई। यह देखकर केला ने भौहें चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बेवकूफ़ी करना बंद करना चाहिए। आगे कई मोड़ हैं, अगर तुम इस गति से चलते रहे तो कोई दुर्घटना हो सकती है। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूँ, उसने कहा। फिर भी उसने और तेजी से गति बढ़ाई, लैम्बोर्गिनी हुराकान की गति का अधिकतम उपयोग करते हुए, विवान और विलियम के बीच की दूरी बढ़ाते हुए, जो अब टाई में थे। शंभू ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब कार लगभग पलटी थी तो वो लगभग डर के मारे मर गया था। विवान के शांत और उदासीन चेहरे को देखकर वह सोचने लगा, क्या यह केवल संयोग था कि कार पलटी नहीं, या यह विवान की पेशेवर ड्राइविंग कौशल के कारण था। विवान ने एक शब्द नहीं कहा और तेजी से बढ़ता रहा। वह इस रेस को अच्छी तरह से जीतना चाहता था, और अच्छी तरह से जीतने का मतलब था कि उसे दूसरे स्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दूरी देनी होगी। रिकॉर्ड तोड़ने की बात तो वह निश्चित रूप से करेगा। डिंग, यह एक ध्वनि थी जो कार के डैशबोर्ड से आई। विवान ने उस पर नजर डाली और पाया कि मानचित्र का डाउनलोड पूरा हो गया है। उसने सोमेश्वर शहर का मानचित्र पूरी तरह से डाउनलोड करने का निर्णय लिया था ताकि वह कार के विशेष नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर सके। अब जब यह हो गया, उसने एक बटन दबाया जो मानचित्र को जूम करता है। वहां यह उसकी वर्तमान स्थिति, गति और जिस सड़क पर वह था, दिखा रहा था। इसलिए उसने फिनिशर लाइन को अंतिम स्थान के रूप में चिन्हित किया और अपनी वर्तमान स्थिति से नेविगेट किया। कुछ ही क्षण में एक रास्ता बन गया। यह रास्ता था जिसे बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी बिना किसी समस्या के उपयोग कर सकता था। तुम मुझे बता सकते हो कि मानचित्र पर जो सड़क दिखाई दे रही है, क्या वह वही है जिसे हमें रेस के दौरान फॉलो करना है? विवान ने शंभू से कहा, जो हैरान था। शंभू ने सिर हिलाया, अभी भी चकित होकर कार के नेविगेशन सिस्टम को घूरते हुए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह देख सकता था कि मानचित्र स्पष्ट होता जा रहा था, ऐसी स्थिति में कि यह लगभग एक सैटेलाइट मानचित्र की तरह दिख रहा था। वह कार को देख सकता था, हालांकि स्पष्ट नहीं। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह वर्तमान में पीला था क्योंकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा कि यह बेंटले का नेविगेशन सिस्टम काफी डिजिटल है। अगले क्षण वह वास्तविकता में वापस आने के लिए मजबूर हुआ जब उसने मानचित्र पर देखा।
अनजाने में वे पहले से ही एक एस आकार के मोड़ के सामने पहुंच चुके थे। हालांकि यह एक सही एस आकार नहीं था, कोनों में काफी तेज थे। इस समय विलियम, जिसे अपनी गति कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, पहले से ही मोड़ से गायब हो रहा था। पहले की तरह विवान ने ड्रिफ्ट किया। पिछले बार के विपरीत विवान ने इस मोड़ पर कार की गति बिल्कुल भी कम नहीं की। अब तक एस बेंड पर कुल 4 मोड़ थे और इन सभी मोड़ों पर विवान ने कभी भी गति कम नहीं की और कार ने पलटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इसका कारण स्पष्ट रूप से विवान की सड़क की परिचितता थी, जो कार के नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से थी। वह पहले से ही बता सकता था कि सड़क अगली बार किस आकार में होगी। नतीजतन वह पर्याप्त तैयारी कर सका। तीसरे मोड़ पर विवान ने स्टीव को पार किया, जिसे कई मोड़ों के कारण धीमा होना पड़ा, अन्यथा वह ट्रैक से बाहर चला जाता। विवान ने उन्हें ओवरटेक करते समय उनकी लैम्बोर्गिनी हुराकान पर एक नज़र भी नहीं डाली। चौथे मोड़ पर स्टीव केवल बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की टेललाइट्स देख सकता था। चुने गए रेसिंग ट्रैक में कई मोड़ थे। आखिरकार एक ड्राइवर की कौशल का प्रदर्शन इन मोड़ों पर होता है। सीधे रेसिंग ट्रैक पर रेसिंग में कोई रोमांच नहीं होता। अपने डर को पार करने के बाद शंभू ने विवान की ड्राइविंग का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह देखे कि विवान गियर कैसे बदल रहा है, लेकिन उसे हार माननी पड़ी क्योंकि विवान जो कुछ भी कर रहा था वह उसके लिए समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सवारी का आनंद लेने का मन बना लिया। हालांकि वह यह नहीं देख सका कि विवान तेज मोड़ों पर आसानी से ड्रिफ्ट करने के लिए क्या कर रहा था। उसने यह तय किया कि वह इसके बाद उससे पूछेगा, बस इसे देखो, यही हम कहते हैं कि कारों को पेशेवर तरीके से चलाना। हाँ, तुम सही हो। उसके सामने सभी अन्य शौकिया हैं। हा, मैंने सही दांव लगाया। अब मैंने बड़ा कमाया। बेंटले के जीतने की संभावनाएं 2.5 थीं। अफसोस मैंने और अधिक दांव नहीं लगाया, अन्यथा मैं और भी बड़ा कमाता। भाई, याद रखो कि मैंने तुम्हें उस पर दांव लगाने के लिए कहा था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें भी दांव लगाना चाहिए था। क्या तुमने भी नहीं जीता? खैर, तुम जानते हो, मैंने लैम्बोर्गिनी पर दांव लगाया। तो तुम मुझे पैसे खोने के लिए मजबूर कर रहे थे और तुम अभी भी बेझिझक मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हो। चले जाओ, तुम दुष्ट प्राणी। हालांकि रेस केवल आधी थी पहले स्थान के लिए। दर्शकों को पहले से ही पता था कि इस रेस का विजेता कौन है, लेकिन इससे उनकी रेस में रुचि कम नहीं हुई, क्योंकि वे सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहे थे कि विवान मोड़ों को कैसे संभालता है। वर्तमान में कोई भी बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी की टेललाइट्स को नहीं देख सकता था। फिर भी विवान ने गति कम नहीं की। ऐसा लग रहा था कि प्रबंधन ने भी देखा था कि विवान ही वह है जिसमें सभी दर्शकों की रुचि थी, यहाँ तक कि जो लोग अपने दांव हार चुके थे। हालांकि उनके दिल में दर्द हो रहा था, वे फिर भी शीर्ष स्तरीय ड्राइविंग कौशल देखने के लिए सहन कर सकते थे। इसलिए सभी स्क्रीन पर केवल 2 छोड़कर बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी दिखा रही थीं। अन्य 2 लैम्बोर्गिनी हुराकान और विलियम की पोर्श 911 को दिखा रही थीं। यह केवल उन्हें कुछ सम्मान देने के लिए था, क्योंकि वे दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। व्रूम! एक गरजते इंजन की आवाज ने दर्शकों की नजरों को स्क्रीन से स्रोत की ओर मोड़ दिया, और जब उन्होंने बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को देखा तो भीड़ पहले स्टंट हो गई और फिर जोर से चीयरिंग करने लगी। वे स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे कि वे भूल गए थे कि फिनिशर लाइन वही थी जो स्टार्टिंग लाइन थी। इसलिए उन्होंने यह भूल गए कि बेंटले अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। जैसे ही बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी ने फिनिशर लाइन को पार किया, भीड़ ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 10,000 लोग इस रेस को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तरह जोरदार चिल्लाहट ने रात को हिला दिया और शहर तक पहुंच गई। इससे बाहर अभी भी लोग देखने के लिए मजबूर हो गए कि माउंट ब्राइट की ओर क्या हो रहा है। इसी समय जो लोग अपने घरों में थे उन्होंने पर्दे को हटा दिया और खिड़की से बाहर देखा। इस तरह की हलचल का कारण केवल यह नहीं था कि विवान ने रेस जीती, बल्कि यह भी था कि उसने 5 साल पहले स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। उसने रेस को खत्म करने में बहुत कम समय लिया। अब नया रिकॉर्ड 0 hours 24 minutes and 39 seconds 98 था। विवान ने रेस को 24 मिनट में खत्म किया। यह आश्चर्यजनक था। उसने रिकॉर्ड को लगभग 7 मिनट से तोड़ा। मिनट, न कि सेकंड। भीड़ विवान के नाम का पागलपन से चिल्ला रही थी। महिलाएं, अगर उन पर पाबंदियां नहीं होती जो उन्हें प्रतिभागियों के क्षेत्र में पहुंचने से रोकती थीं, तो वे पहले ही वहां दौड़कर उसकी संख्या मांगने के लिए पहुंच जाती। ड्राइविंग देवता विवान, ड्राइविंग देवता विवान, ड्राइविंग देवता विवान, ड्राइविंग देवता विवान। यह वह नारा था जो तब गूंज रहा था जब दूसरे स्थान पर स्टीव लगभग 9 मिनट बाद पहुंचा, उसके बाद विलियम जो 10 मिनट पीछे था, और अंत में काशिश जो उसके पीछे केवल 30 सेकंड थी। जब विलियम कार से बाहर निकला तो वह विवान को शांत और संयमित देखकर हैरान रह गया। उसने खुद से बुदबुदाया, वह निश्चित रूप से इस शीर्षक का हकदार है, ड्राइविंग देवता विवान।
एक मुस्कान के साथ वह विवान की ओर बढ़ा उसे बधाई देने के लिए, लेकिन उसे रुकना पड़ा जब उसने देखा कि स्टीव और केला उससे पहले आ चुके थे क्योंकि वे पहले ही विवान के पास पहुंच चुके थे। विवान, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम रेसिंग में अच्छे हो? जैसे ही केला उसके सामने आई, उसने थोड़ी निराशा के साथ पूछा। उन्होंने पहले विवान का मजाक उड़ाया था कि वह रेसिंग में एक शौकिया है, केवल बुरी तरह हारने के लिए। 9 मिनट से अधिक का अंतर था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक शौकिया कर सकता है। अगर विवान एक शौकिया था तो स्टीव को क्या कहा जा सकता था? यह नहीं है कि मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना था, है ना? इसके अलावा तुमने कभी पूछा नहीं। विवान ने अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया। केला ने उसे संकीर्ण आंखों से घूरा, कुछ समझने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंत में उसे अपनी नजरें हटा लेनी पड़ी क्योंकि वह विवान के उदासीन चेहरे पर कुछ नहीं देख सकी। हन्फ, स्टीव, जो केला के बगल में खड़ा था, ने केवल विवान की ओर से मुंह मोड़ने से पहले एक बार खींचा। उसे लगा कि विवान ने उसे शर्मिंदा कर दिया है। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन उसे पता था कि इस समय वह कुछ नहीं कर सकता। उसने पहले घमंड से कहा था कि विवान को रेस में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह एक शौकिया था। किसे पता था कि उसने गलत कहा था? यह तो होना चाहिए था कि विवान को रेस में भाग नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वह एक ड्राइविंग देवता था। तो क्या तुमने रेसिंग से पैसे कमाए? केला ने पूछा। यह मेरी पहली बार है जब मैं रेसिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं, विवान ने सीधे जवाब दिया। कौन विश्वास करेगा? केला ने भौहें उठाते हुए पूछा। विवान ने बस कंधे उचका दिए और कहा, अगर तुम विश्वास करती हो या नहीं, यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। तुम? केला ने पहली बार अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर भी विवान को परवाह नहीं थी। इस उसकी सौतेली बहन के लिए उसके लिए समस्याएं पैदा करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसने जो दुकानें खोली हैं वे असफल हों। लेकिन कौन पैसे के प्रलोभनों का विरोध कर सकता है? विवान के पास पैसे हैं, यह एक ऐसी चीज है जो भविष्य में उसकी कमी नहीं होगी। सिस्टम के साथ वह क्यों डरता? तुम्हें अपने दांव का पालन करना चाहिए, विवान ने कहा। फिर वह खड़ा हुआ और रेसिंग प्रतियोगिता के प्रबंधन कार्यालय की ओर बढ़ा। सभी पैसे जो विजेताओं को पुरस्कार के रूप में दिए जाने थे, वे सभी प्रबंधन को दिए गए थे। इस तरह रेस का विजेता वह नहीं होगा जो उसे मिलना चाहिए। जैसे ही प्रबंधक ने विवान को आते देखा, वह अपने कार्यालय से बाहर निकला और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह विवान के प्रति वास्तव में उत्साही था। एक रेसिंग प्रतियोगिता के प्रबंधक के रूप में वह स्पष्ट रूप से उस प्रतिभा की तलाश कर रहा था जिसे वह अपनी कंपनी में साइन कर सके। श्री विवान, मैं पीटर हैंसन, ऑफ ट्रैक रेसर्स सोमेश्वर शाखा का प्रबंधक हूँ। उसने विवान से मिलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। विवान ने प्रबंधक का हाथ मिलाते हुए सिर हिलाया। फिर प्रबंधक ने विवान को अपने कार्यालय में ले गया। कार्यालय में कुछ खास नहीं था। इसमें केवल कंप्यूटर और फाइलों के लिए एक कैबिनेट था जो रेसिंग प्रतियोगिता के संचालन के लिए आवश्यक था। बैठने के बाद पीटर ने कहा, श्री विवान, मैं आपको प्रतियोगिता जीतने पर बधाई देना चाहता हूं। आप एक पेशेवर हैं। आप कितने समय से रेसिंग में हैं? धन्यवाद। जहां तक मेरी रेसिंग का सवाल है, यह मेरी पहली रेसिंग प्रतियोगिता है, विवान ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन पीटर ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी, सोचते हुए कि विवान इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसलिए उसने विषय बदल दिया। जैसे हम बात कर रहे हैं, पुरस्कार राशि के लिए ट्रांसफर आपके खाते में किया जा रहा है। जवाब में विवान ने बस सिर हिलाया क्योंकि वहां कुछ भी कहने के लिए नहीं था। दूसरी ओर, क्या आप हमारे साथ ऑफ ट्रैक रेसर्स के तहत एक प्रतिभाशाली रेसर के रूप में शामिल होना चाहेंगे? हम आपको अपनी कौशल को बढ़ाने के लिए सभी समर्थन प्रदान करेंगे। जहां तक वेतन और अन्य लाभों का सवाल है, आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे अच्छी चीजें मिलेंगी। पीटर ने विवान को शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की। अगर विवान इस पर सहमत होता तो न केवल उसे पदोन्नति मिलती बल्कि उसका वेतन भी काफी बढ़ जाता। आखिरकार विवान जैसे रेसिंग जीनियस को खोजना दुर्लभ था। मुझे खेद है, लेकिन रेसिंग केवल एक शौक है और मैं इसे अपने समय को समर्पित नहीं करना चाहता, विवान ने जवाब दिया। यह क्या मजाक है? जब वह अपनी कंपनी शुरू कर सकता है तो वह किसी और की कंपनी के तहत क्यों रेस करे? सिस्टम के साथ उसके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। इसके अलावा वह कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा क्योंकि आय गुणक 100 गुना पहले से ही नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यह देखकर कि विवान शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता, पीटर निराश महसूस कर रहा था। लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप कभी अपना मन बदलते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। ऐसा कहते हुए उसने विवान को अपना व्यवसाय कार्ड दिया। विवान ने कार्ड स्वीकार किया। संबंध बनाना बुरा नहीं था। आखिरकार पैसे पर्याप्त नहीं थे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें एक व्यक्ति पैसे होने पर भी हासिल नहीं कर सकता।
हालांकि यहाँ प्रबंधक की स्थिति कम थी, ऊपर चढ़ने के लिए नीचे से शुरू करने में कोई समस्या नहीं थी। जहां तक रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने मन को बदलने का सवाल था, उसे इसके बारे में भूलना होगा। इस समय उसे अपने फ़ोन में कंपन महसूस हुआ। उसे बाहर निकालकर उसने एक बैंक संदेश पाया। फ्लायर्स बैंक बचत खाते में $10 मिलियन प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $36,790,607 है। आपने $10 मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आपने $1 बिलियन प्राप्त किया। पहली आय इनाम के रूप में आपको एक कस्टमाइज्ड यूरोकॉप्टर EC-135 मिलता है। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। पेशेवर ड्राइविंग कौशल अब स्थायी रूप से मेजबान के पास है। विवान हैरान था कि उसे $10 मिलियन मिला है। आखिरकार उसके अनुसार उसे $8 मिलियन प्राप्त होना था। लेकिन अतिरिक्त $2 मिलियन का क्या हुआ? जैसे ही उसने अपनी नज़रों में सवाल महसूस किया, पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह आपकी पहली बार है, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले पुरस्कार के लिए $2 मिलियन है। यही हमारे ऑफ ट्रैक रेसर्स देते हैं। आखिरकार आपने रेस के लिए पंजीकरण करने के लिए $50,000 खर्च किए, इसलिए आपको इनाम मिलना चाहिए। जहां तक $8 मिलियन का सवाल है, यह उन अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों द्वारा सहमति दी गई है। यह एक दांव की तरह है। विवान ने अंततः समझ में सिर हिलाया। अगर वे केवल पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने जा रहे थे और विजेता को कुछ नहीं लौटाने जा रहे थे, तो कोई भी इतनी अधिक राशि खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। उसने यह भी कई सिस्टम संकेत प्राप्त किए थे जिन्हें उसे पहाड़ छोड़ने के बाद देखना था, लेकिन आय के लिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे रेसिंग से इतनी अधिक राशि मिलेगी। $1 अरब, यह एक राशि थी जिसे उसने केवल एक महीने या उससे अधिक में कमाने की सोची थी। लेकिन अब जब उसे यह राशि मिल गई है, तो वह अपनी नींव के निर्माण की गति को बढ़ा सकता है। और नींव के निर्माण के लिए सामग्री सबसे अच्छी होनी चाहिए। पहली बात, उसे एक वाणिज्यिक भवन खरीदना होगा। फिर वह देखेगा कि क्या शेयर खरीदे जा सकते हैं। आखिरकार $1 अरब वह अंतिम राशि नहीं थी जो उसके पास इस जीवन में होगी। जितना अधिक वह निवेश करेगा, उतना अधिक वह कमाएगा। अब उसे वापस जाकर उस यूरोकॉप्टर EC-135 को देखना था जो उसे सिस्टम द्वारा इनाम के रूप में मिला था। कार्यालय से बाहर निकलते ही विवान ने पाया कि शंभू विलियम और अन्य लोगों से बात कर रहा था। बेशक इस्माइल को शंभू पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ा रहा, सुनता रहा और एक शब्द नहीं बोला। जब उन्होंने उसे देखा तो समूह उसकी ओर बढ़ा और उसे बधाई दी। बधाई हो विवान, विलियम ने कहा। विवान, तुमने कहा था कि तुम रेसिंग में एक शुरुआती हो, लेकिन हमने तुम्हारी कार की चाल का पुनरावलोकन देखा। तुम्हारी कौशल पेशेवर स्तर पर है। एंडरसन ने साइड से शिकायत की। एंडरसन, बस हट जाओ। तुम तो दूसरे या तीसरे स्थान के करीब भी नहीं थे, तुम 7वें स्थान पर थे। इसलिए शिकायत करना बंद करो और हमें, जो उसके करीब थे, बात करने दो। एक मजबूत आदमी बोला। वह टंडन परिवार से था, कौशिक टंडन। तुम बात कर रहे हो और तुम मुझसे केवल 5 सेकंड आगे थे। एंडरसन ने तिरस्कार किया। विवान, तुमने ड्राइविंग और ड्रिफ्टिंग कैसे सीखी? काशिश ने पूछा। वह पासवान परिवार से थी। मैंने खुद को प्रशिक्षित किया। लेकिन विवान का जवाब सुनकर समूह ने उसे अजीब नजरों से घूरा। फिर वे उस पर हंसने लगे और उसे इशारा किया कि अगर वह नहीं चाहता तो उन्हें न बताएं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उसने एक गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इससे विवान चकित रह गया। इन लोगों का क्या हुआ? जब मैं सच बोलता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। लगता है कि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं क्योंकि वे झूठ को सच मानते हैं। समूह के साथ कुछ समय बातचीत करने के बाद विवान अंततः शंभू के साथ चला गया। हालांकि वहां कई युवा थे, विवान ने सतही रूप से बात की। समूह ने उसे 2 दिन बाद एक भोज में आमंत्रित किया। चूंकि वह संबंध बनाना चाहता था, वह निश्चित रूप से जाएगा। उसे सोमेश्वर के बड़े लोगों से कुछ शेयर खरीदने का मौका मिल सकता था जो भोज में शामिल होने वाले थे। जहां तक केला और स्टीव का सवाल था, वह पीटर के कार्यालय से लौटने के बाद उन्हें नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही चले गए थे, लेकिन विवान को पता था कि वे हार नहीं मानेंगे। हालांकि वे सोमेश्वर शहर में नहीं आएंगे, यह उसके अन्य सौतेले भाई बहनों और चचेरे भाइयों पर लागू नहीं होता। लेकिन उसे चिंता नहीं थी। उसके पास अन्य चीजें थीं जिनकी चिंता करनी थी, जैसे कि वह लड़की जो अभी भी उसके मन को परेशान कर रही थी। लेकिन फिर भी एक समय में एक ही चीज। जैसे ही उसने बेंटले कॉन्टिनेंटल GT को पहाड़ से बाहर निकाला, प्रशंसकों की भीड़ ने उसका नाम चिल्लाना बंद नहीं किया। इसके अलावा जब वह ड्राइविंग करते समय अपने करतबों का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया गया तो परिणाम स्पष्ट रूप से सुखद था। शंभू, मैं देख सकता हूं कि तुम और वे 5 एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारा असली बैकग्राउंड क्या है? विवान ने जैसे ही वे माउंट ब्राइट से बाहर निकले पूछा।
विवान ने देखा कि हालांकि शंभू ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन शीर्ष 5 परिवारों के सदस्यों द्वारा उनके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने देखा कि सोमेश्वर के अन्य बड़े परिवारों से कई अन्य युवा भी आए थे, लेकिन फिर भी उनके परिवारों की तुलना बड़े 5 से नहीं की जा सकती थी। विलियम और अन्य लोग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन शंभू अलग था। समूह उसके साथ उत्साह से बातचीत कर रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से उन्होंने उसका व्यवहार किया वह ऐसा था जैसे वह उनके बराबर हो, और कभी कभी वह महसूस कर सकता था कि उनके लिए उसके प्रति कुछ सम्मान था। इसका एक अच्छा उदाहरण इस्माइल था। अगर सोमेश्वर का कोई और व्यक्ति था जो उसके साथ अच्छे संबंध में नहीं था, तो वह निश्चित रूप से इस्माइल पहले ही उस व्यक्ति को नीचे गिराने के तरीके खोज लेता। लेकिन शंभू के लिए मुंह चलाने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। इसलिए यह विवान के लिए स्पष्ट था कि शंभू अपनी असली पहचान छिपा रहा था। लेकिन वह पहचान क्या थी? शंभू विवान के सवाल से चकित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विवान ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन एक पल बाद उसने कड़वे मुस्कान के साथ सोचा, ओह, मैं कैसे भूल सकता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। एक पल की चुप्पी के बाद शंभू ने अंततः बोला, सच बताने के लिए मैं चटर्जी परिवार का सदस्य हूं। मैं उनका दूसरा बेटा हूं। शंभू का जवाब विवान की अपेक्षाओं से बिल्कुल बाहर था। उसने सोचा था कि शंभू की पहचान छोटी नहीं होगी। किसे पता था कि शंभू सोमेश्वर शहर के सबसे बड़े परिवार चटर्जी परिवार का दूसरा बेटा है, चटर्जी कॉर्पोरेशन के मालिक। हालांकि विवान इस जवाब से चकित था, उसके चेहरे पर केवल भौहें थोड़ी उठाने की प्रतिक्रिया थी। इस प्रतिक्रिया ने शंभू को और अधिक प्रभावित किया। वह सोचने लगा, विवान ने ऐसा स्थिर मानसिकता रखने के लिए क्या अनुभव किया होगा? जहां तक मैं बाहर क्यों हूं, यह एक दांव का पालन करने के लिए है। मैंने इस्माइल के साथ लगभग 5 साल पहले दांव लगाया था कि जो भी हार जाएगा वह अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग 5 साल तक नहीं करेगा। मैं रेस हार गया और मुझे 5 साल के लिए रेसिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब उसने देखा कि विवान सुन रहा है, शंभू ने जारी रखा, मेरे पास केवल 1 महीना बचा है जब मैं उस कीमत को चुका सकूं जो मुझे दांव हारने के लिए चुकानी थी। सटीक रूप से मेरे पास केवल 27 दिन बचे हैं। शंभू ने यह सब कुछ थोड़ी निराशा के साथ कहा। विवान ने अंततः समझा कि समूह शंभू के साथ क्यों जुड़ सकता है। इसके अलावा शंभू एक सहज व्यक्ति था। उसने कभी भी शहर के सबसे बड़े परिवार के युवा मास्टर का दिखावा नहीं किया। जिस चीज ने विवान को सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह थी कि वह लगभग 5 साल से डिलीवरी का काम कर रहा था, और उसने कभी भी अपने शब्दों से मुकरने का काम नहीं किया। उसने दांव का पालन करने का पूरा ध्यान रखा। जहां तक उसके काम के चरित्र का सवाल था, वह वास्तव में सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ था जो उसे सौंपे गए थे। इसलिए विवान ने अंततः समझा कि उसने शंभू के नाम पर चटर्जी नाम क्यों देखा। शंभू एक लो प्रोफाइल व्यक्ति था, इसलिए यहां तक कि जिन लोगों ने शंभू को डिलीवरी का काम दिया उन्हें उसकी पहचान का पता नहीं था। यहां तक कि विवान ने भी दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा। तो महीने के बाद तुम क्या करने वाले हो? विवान ने पूछा। मुझे लगता है कि मैं बॉस के साथ रहूंगा। मुझे तुमसे सीखना है कि पेशेवर की तरह कैसे ड्राइव करना है। रेसिंग प्रतियोगिता में वापस जाने से पहले मुझे अपनी कौशल को सुधारना होगा। शंभू ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। विवान ने उसकी ओर पलटा और एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो पूछो और मैं जब भी संभव हो मदद करूंगा। शंभू मुस्कुराया। उसे पता था कि विवान साधारण नहीं है। चटर्जी परिवार का सदस्य होने के नाते वह केला और स्टीव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि जो भी लोग उनके खिलाफ गए थे उन्होंने काफी नुकसान उठाया था। लेकिन अब विवान दोनों का सामना कर रहा था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो अभिभूत हो रहा हो। इसका मतलब था कि विवान के पास उनके साथ निपटने का कोई तरीका था। इस कारण से शंभू ने तय किया कि वह उनके बीच संबंध बनाए रखेगा। लगभग 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद वे अंततः महल पहुंचे। सड़क पर ट्रैफिक के कारण उन्हें शहर छोड़ने की तुलना में अधिक समय लगा। इसका कारण यह था कि वर्तमान में रात के 1 बजे थे। इस समय ट्रैफिक काफी अधिक था। इसलिए हालांकि विवान ने कम लोकप्रिय सड़कों का उपयोग किया, फिर भी उसे व्यस्त हाईवे से जोड़ने वाले गोल चक्कर पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। बेशक विवान ने पहले शंभू को घर भेजने का ध्यान रखा, फिर महल लौट आया। हालांकि विवान जानता था कि शंभू चटर्जी परिवार का सदस्य है, वह उसे उस दांव के खिलाफ मदद नहीं करने वाला था जो उसने लगाया था। अगर शंभू अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके बेहतर जीवन जीना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था, और चूंकि उसने ऐसा नहीं किया तो विवान उसके परिवार के प्रभाव के कारण उसकी मदद नहीं करेगा। जब गार्डों ने बेंटले के परिचित रजिस्ट्रेशन नंबर को देखा तो उन्होंने गेट खोला। उन्होंने उसे स्वागत करते हुए झुककर नमस्कार किया। विवान ने उन्हें सिर हिलाया और फिर कार को पार्किंग में खड़ा किया।
महल में प्रवेश करने के बाद वह सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। हालांकि बेंटले में बैठना अन्य स्पोर्ट्स कारों की तुलना में काफी आरामदायक था, लेकिन बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में 1 घंटे से अधिक बैठने के कारण वह थका हुआ महसूस कर रहा था। इसने उसे एसयूवीज चलाने का विचार करने पर मजबूर किया। लेकिन वह इंतजार करना होगा, क्योंकि वर्तमान में विवान देखना चाहता था कि सिस्टम ने उसे क्या पुरस्कार दिए हैं। शावर लेने के बाद उसने अपने पजामे में बदल लिया और फिर बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। फिर उसने उन सिस्टम संकेतों को देखा जो उसे माउंट ब्राइट पर मिले थे। फ्लायर्स बैंक बचत खाते में $10 मिलियन प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $36,790,607 है। आपने $10 मिलियन कमाए। गुणक लागू किया गया। आपने $1 बिलियन प्राप्त किया। पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक कस्टमाइज्ड यूरोकॉप्टर EC-135 मिलता है। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। पेशेवर ड्राइविंग कौशल अब स्थायी रूप से मेजबान के पास है। फिर उसने अपना फोन निकाला। वहां उसने एक और संदेश की पुष्टि की। फ्लायर्स बैंक बचत खाते में $990 मिलियन प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $1,26,790,607 है। बड़ी बैलेंस को देखकर विवान ने तय किया कि उसे कुछ करना चाहिए। यह अच्छा होगा कि वह कुछ शून्य की रेखाएं देखे बजाय इतनी सारी संख्याओं के। इस विचार के साथ उसने तय किया कि वह एक और खाता खोलेगा। यह नया खाता उस वित्तीय विभाग के लिए होगा जो किराने के विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। चूंकि वह अभी भी शुरुआती चरण में था, उसे अभी भी अधिक पैसे की आवश्यकता थी। लेकिन $1 अरब के साथ वह अगले दिन सब कुछ निपटा सकता था। फिर एक और चीज थी जिसने उसे और अधिक उत्साहित किया। वह यह था कि सिस्टम के कार्य के पूरा होने के साथ पेशेवर ड्राइविंग कौशल अब स्थायी रूप से उसका था। दूसरे शब्दों में, वह ड्राइविंग देवता विवान के रूप में बना रहेगा। वह सोचने लगा कि उसे कब फिर से कौशल के पुरस्कार के साथ कोई और मिशन मिलेगा। अगर उसे कुछ ऐसा मिला जैसे व्यवसाय प्रबंधन, तो वह सुनिश्चित कर सकेगा कि उसका उद्यम पर्याप्त पैसा कमा रहा है। नहीं, इसे उद्यम के लाभ और प्रतिष्ठा को अधिकतम करना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि सिस्टम उसे फिर से ऐसा पुरस्कार कब देगा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि सिस्टम अभी भी वहां था। उसके पास अभी भी चीजें थीं जो पहले आए पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दी जानी थीं। जैसे कि हाल ही में खरीदी गई दुकानें, पुरस्कार अभी तक उसे नहीं दिए गए थे। अंतिम पुरस्कार के लिए यूरोकॉप्टर EC-135। यह रेसिंग से मिली पहली आय का पुरस्कार था। वह सोच रहा था कि क्या वह विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी रेसों में भाग ले सकता है ताकि वह और भी अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। लेकिन यह असंभव लगता था। पहली बार की आय केवल उस व्यवसाय पर दोहराई जा सकती है जहां आप लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, न कि जहां आप शौक में जीतने के पुरस्कार प्राप्त करते हैं। क्या उनके बीच कोई अंतर है? क्या वे सभी एक ही तरह की आय नहीं हैं? विवान ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सच है, दोनों ही आय हैं, लेकिन एक शौक है और दूसरा कौशल, दृढ़ता, साहस, निर्णायकता और संबंधों की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में कई जोखिम होते हैं जो भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर, रेसिंग प्रतियोगिताओं में पंजीकरण शुल्क के अलावा अगर आप रेस नहीं जीतते हैं तो और कुछ नहीं खोता। विवान ने सिस्टम की तर्कसंगतता पर बस एक आह भरी। फिर उसने कुछ सोचा, रेस में पहले स्थान पर आने के बाद जो पैसे मैं जीत सकता हूं, उसका क्या? प्रतिबंध केवल पहली बार की आय पुरस्कार पर लागू होता है, लेकिन रेसिंग से कमाए गए पैसे पर गुणक अभी भी लागू होता है। आखिरकार यह आय है। विवान ने बेबसी से सिर हिलाया। फिर उसने यूरोकॉप्टर के बारे में सोचा। क्या यह उसी तरह डिलीवर किया जाएगा जैसे बुगाटी वेरॉन किया गया था? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, सिस्टम ने कहा, चूंकि रात है और सिस्टम पुरस्कारों में देरी करना पसंद नहीं करता जब तक कि मेजबान इसे न मांगे। यूरोकॉप्टर पहले ही महल में डिलीवर किया गया था और गार्डों का पहले ही निपटारा किया जा चुका है। चिंता मत करो, तुम बस अपने यूरोकॉप्टर को स्वतंत्र रूप से उड़ा सकते हो। विवान हैरान था। आखिरकार उसने सोचा था कि सिस्टम यूरोकॉप्टर को उसी तरह डिलीवर करेगा जैसे बुगाटी को किया गया था। किसे पता था कि सिस्टम उसकी सलाह सुनता है? आखिरकार रात में कार की डिलीवरी कौन करता है अगर कोई आपात स्थिति नहीं है? यह कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई हेलीपैड है। विवान ने पूछा। पार्किंग गराज की छत पर एक है। पार्किंग गराज कहाँ है? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। उसने यहाँ कभी एक नहीं देखा। एक बार जब पार्किंग स्थल की दीवारें उठाई जाती हैं तो पार्किंग स्थल एक पार्किंग गराज बन जाएगा। विवान फिर से चकित रह गया। हेलीपैड के बारे में उसे नहीं पता था कि इस पर क्या कहना है। उसने सोचा कि क्या सबरीना इसे भूल गई थी या उसे इसकी मौजूदगी के बारे में पता ही नहीं था। विवान बिस्तर से बाहर निकला, अपने शरीर की थकान को भूलते हुए पार्किंग लॉट की ओर दौड़ पड़ा। दूर से उसने देखा कि छत पर एक सफेद यूरोकॉप्टर है जिसके ऊपर नीले रंग की कई धारियां हैं।
विवान ने अपने कदम तेज किए और थोड़ी देर बाद पार्किंग लॉट में पहुंच गया। उसने छत पर उतरे यूरोकॉप्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। सिस्टम, यूरोकॉप्टर छत पर क्यों है? तुम जानते हो, यह खराब डिलीवरी सेवा है। आखिरकार मैं इसे कैसे उड़ाऊंगा अगर मैं तक पहुंच ही नहीं सकता। छत पर पहुंचने का कोई तरीका न देखकर उसने केवल सिस्टम से शिकायत की। वहां पहुंचने का एक तरीका है, बस तुम नहीं जानते कि तुमने क्या खरीदा है। बस दीवारें उठाओ। एक बार जब सभी दीवारें उठ जाएंगी तो एक सीढ़ी होगी जो गराज के शीर्ष तक ले जाएगी। विवान ने बेबसी से कहा, मैं इस बड़े परिसर में सब कुछ बिना समय बिताए कैसे जान सकता हूँ? देखो, जिसने मुझे यह बेचा उसने भी इसके बारे में नहीं बताया। शायद उसे नहीं पता था कि यह वहां मौजूद है। इन शब्दों को सिस्टम से कहने के बाद विवान ने फिर से एक महत्वपूर्ण बात सोची, वैसे सिस्टम, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ एक सीढ़ी है? इस नीले ग्रह पर कुछ भी इस सिस्टम से छिपा नहीं रह सकता। विवान, दीवारें उठाने के बटन को दबाने के बाद विवान ने लगभग 1 मिनट इंतजार किया, जब तक सब कुछ अपनी जगह पर नहीं आ गया। गराज को देखकर विवान ने डिजाइनर की और अधिक प्रशंसा की। आखिरकार जब दीवारें नीचे जाती हैं तो वे इंटरलॉकिंग टाइलों के नीचे छिप जाती हैं जो उनकी जगह लेती हैं। लेकिन जब वे उठाई जाती हैं तो गराज सामान्य निर्मित गराज की तरह दिखता है। वह यह भी नहीं देख सकता था कि 4 दीवारें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे पहली बार देख रहा होता तो वह सोचता कि दीवारें 4 में विभाजित नहीं हैं। विवान गराज में गया। यह जगह अच्छी तरह से रोशन थी, जैसे परिसर में कोई काली जगह नहीं थी। गराज के अंदर की रोशनी हल्की नीली थी। उसे नहीं पता था कि उन्होंने आखिरकार उस रंग को क्यों चुना। चारों ओर देखते हुए उसने उस सीढ़ी को खोजने की कोशिश की जिसके बारे में सिस्टम ने बात की थी। लेकिन चाहे वह कहीं भी देखे, उसे नहीं मिली। उसके पास सिस्टम से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बेकार हो। गराज के पीछे जाने वाले दरवाजे को देखो, वहां एक स्विच होना चाहिए। एक बार दबाने पर सीढ़ी बन जाएगी। विवान ने शपथ ली कि उसने सिस्टम की रोबोटिक आवाज में एक आ सुनी। लेकिन उसने फिर भी स्वीकार किया कि वह इस स्थिति में बेकार था और केवल सिस्टम पर निर्भर रह सकता था। जब वह गराज के पीछे जाने वाले दरवाजे पर पहुंचा तो विवान ने देखा कि वास्तव में एक छोटा स्विच था। उस पर सीढ़ी लिखा हुआ था। स्विच को दबाने के बाद एक बजिंग ध्वनि आई जैसे गराज की संरचना बदल गई। सभी कारें टाइलों का उपयोग करके एक तरफ हटा दी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे गराज के केंद्र में जमीन खुल रही हो। अगर वहां कोई कार पार्क की गई होती तो उसे एक तरफ हटा दिया जाता या उसे अन्य कारों के ऊपर रखा जाता। ये उठने वाली टाइलें मजबूत स्टील की छड़ों द्वारा समर्थित थीं। विवान इस तरह की प्रणाली के गराज में होने से चकित था। वह सोचने लगा कि हेलीपैड कितना उन्नत होगा। जब गराज के केंद्र में जमीन खुल गई तो एक घुमावदार सीढ़ी उठाई गई। इसके साथ एक रास्ता था जिसे कार द्वारा अनुसरण किया जा सकता था। सीढ़ी की तरह यह भी घुमावदार थी। प्रारंभिक स्थिति गराज के प्रवेश द्वार पर थी। यह खुली जगह में अच्छी तरह से फिट होती थी कि कोई सोच सकता था कि यह हमेशा से वहां थी। विवान तब तक अपने चकित होने से बाहर नहीं आया जब तक कि उसने देखा कि गतिविधियां रुक गई हैं। वह सीढ़ी की ओर स्टैगर्ड हुआ। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि लगभग गराज की छत के किनारे पर एक खुला स्थान था। वास्तव में वहां 2 थे, एक बड़े रास्ते के लिए और दूसरा सीढ़ी के लिए। विवान ने सीढ़ी चढ़ी और गराज की छत पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि इस बिंदु से देखने पर जगह काफी बड़ी थी। लेकिन अब छत के केंद्र में एक कस्टमाइज्ड यूरोकॉप्टर था। छत खुद अच्छी तरह से ग्राउंड बल्बों द्वारा रोशन थी, इसलिए हालांकि रात थी वह यूरोकॉप्टर को बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। हेलीपैड अन्य हेलीपैड की तरह ही था। उसने कोई अंतर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि उसने बेकार में बहुत उम्मीदें की थीं। फिर उसने अपने आप से सोचा, जब वह वापस आया तो उसने इस यूरोकॉप्टर को क्यों नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि वहां कोई रोशनी नहीं थी। महल में यह दिन की तरह स्पष्ट था। यूरोकॉप्टर केवल तब डिलीवर किया गया जब आप महल में प्रवेश कर चुके थे। अंततः विवान ने समझ में सिर हिलाया। फिर उसने यूरोकॉप्टर की बाहरी उपस्थिति की ओर देखा। EC-135 की लंबाई कम से कम 16 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर थी। यूरोकॉप्टर का फ्यूजलेज कम से कम 12 मीटर लंबा था। मुख्य और पूंछ रोटर्स के व्यास क्रमशः 11 मीटर और 1 मीटर थे। जहां हेलीपैड था उसकी छत का आकार 40*45 था। इसलिए हालांकि यूरोकॉप्टर चौड़ा था, फिर भी यह अच्छी तरह से फिट हो गया। जहां कारें पार्क की जा सकती थीं, वह केवल 35*36 का आकार था। अतिरिक्त स्थान स्पष्ट रूप से उन दीवारों के लिए था जिन्हें इच्छानुसार उठाया और गिराया जा सकता था। सिस्टम, क्या यहाँ यूरोकॉप्टर का कोई परिचय नहीं है? विवान ने जिज्ञासा से पूछा। यह उसका पहला अनुभव था जब वह एक विमान के करीब था। जब वह सोमेश्वर शहर आया तो उसने अपने जीवन में पहली बार क्रिस्टल शहर छोड़ा था।
एक पल की चुप्पी के बाद जब विवान ने सोचा कि सिस्टम जवाब नहीं देगा, तो एक ढेर सारी जानकारी उसके दिमाग में डाल दी गई जबकि सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। एक 135 एक बहुकार्यात्मक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसे यूरोकॉप्टर द्वारा निर्मित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर विस्तारित रेंज और पेलोड क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि कम शोर संचालन करता है। EC-135 हेलीकॉप्टर का व्यापक रूप से पुलिस बलों, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, एम्स और चार्टर कंपनियों द्वारा संचालन किया जाता है। EC-135 घरेलू सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, यात्री और वीआईपी परिवहन, खोज और बचाव, सा और एम्स संचालन कर सकता है। EC-135 की लंबाई 16.16 मीटर, चौड़ाई 4.65 मीटर और ऊंचाई 8.51 मीटर है। हेलीकॉप्टर का फ्यूजलेज 12.2 मीटर लंबा है। मुख्य और पूंछ रोटर्स के व्यास क्रमशः 11.2 मीटर और 1.4 मीटर हैं। हेलीकॉप्टर को एक बचाव होइस्ट, सर्चलाइट, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड FLIR कैमरा और लो जैक ट्रैकर से लैस किया जा सकता है ताकि कानून प्रवर्तन मिशनों का समर्थन किया जा सके। विशाल केबिन का आयतन 12.9 मीटर्स क्यूब्ड है। इसमें एकल स्तर है और यह बिना किसी बाधा के सपाट फर्श प्रदान करता है, जो 1400 किलोग्राम की बहुत उच्च लोड क्षमता प्रदान करता है। चौड़ा केबिन अवलोकन संचालन के लिए उत्कृष्ट दृश्यता भी प्रदान करता है। सपाट फर्श और रेल उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरण या मिशन विशिष्ट उपकरण स्थापित करने की अनुमति देते हैं। 2 चौड़ी स्लाइडिंग दरवाजे और 2 पीछे हिंगेड क्लैमशेल दरवाजे निवासियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देते हैं। केबिन अपनी मानक कॉन्फ़िगरेशन में 9 से 10 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। EC-135 को 2 इंजन विकल्पों के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें टर्बोमेका एरियस 2B2 और प्रैट एंड विटनी कागा PW206B2 शामिल हैं। दोनों इंजन पूर्ण प्राधिकरण डिजिटल इंजन नियंत्रण FADEC अग्नि डिटेक्टर और एक ओवरस्पीड सुरक्षा प्रणाली से लैस हैं। प्रत्येक इंजन अधिकतम टेक ऑफ पावर 953 किलोवाट्स विकसित करता है। EC-135 अधिकतम गति 543 किलोमीटर घंटा पर उड़ सकता है। अधिकतम संचालन ऊंचाई 25,000 फीट है। हेलीकॉप्टर 5.6 मीटर सेकंड की दर से चढ़ सकता है। इसके मानक टैंकों के साथ अधिकतम रेंज 1700 किलोमीटर है। EC-135 कस्टमाइज्ड है और अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके पूंछ के दोनों ओर वर्तमान मालिक का नाम विवान लिखा हुआ है। इसमें एक उन्नत ऑटो पायलट प्रणाली है। इसके साथ एक उन्नत AI है जो मालिक से सरल निर्देश ले सकता है। इसके अलावा यह मालिक के जैविक डेटा का उपयोग करके यूरोकॉप्टर की एंटी थेफ्ट सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। विवान ने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम उसे एक साथ इतनी जानकारी देगा। उसे लगभग ऐसा लगा कि उसका सिर ओवरलोडेड जानकारी से फटने वाला है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने महसूस किया कि अब उसे चक्कर नहीं आ रहा था। अब जब उसने यूरोकॉप्टर पर ध्यान केंद्रित किया तो वह इसके बारे में कुछ समझ सकता था। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया, विमान ने अंदर देखने की इच्छा की। सिस्टम के अनुसार इस विमान में 2 चालक दल के सदस्य और लगभग 10 यात्री बैठ सकते थे। वह विमान के करीब गया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना हैंडल वाले दरवाजे को छुआ, वह अचानक एक तरफ खिसक गया और फिर उसने एक रोबोटिक आवाज सुनी। स्वागत है मास्टर, मैं एको हूँ, EC-135 का AI आपकी सेवा में। किसने सोचा था कि AI इतना उन्नत होगा। विमान ने फिर EC-135 में कदम रखा। अंदर की जगह विशाल थी और सिस्टम के विवरण के अनुसार इसमें एक साथ कम से कम 10 लोग बैठ सकते थे। फिर वह कॉकपिट में गया। वहां उसने कई बटन देखे। उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, हालांकि बुगाटी वेरॉन में भी कई बटन हैं, लेकिन यह इससे अलग है। एको, क्या तुम मुझे इस विमान के बारे में बता सकते हो? उसने अपना सिर हिलाते हुए एको, विमान के AI से पूछा। एको ने विमान का एक साधारण विवरण दिया। यह उस जानकारी से अलग नहीं था जो सिस्टम ने उसे दी थी। और फिर अब एक सवाल आया, विमान उड़ाने का तरीका क्या होगा? उसे नहीं पता था कि विमान कैसे उड़ाना है, यह उसका पहला अनुभव था। सिस्टम, क्या मुझे पेशेवर उड़ान कौशल मिल सकता है? विमान ने पेशेवर ड्राइविंग कौशल के बारे में सोचते हुए सिस्टम से उम्मीद से पूछा। नहीं, पेशेवर ड्राइविंग कौशल आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि आपातकालीन मोड सक्रिय किया गया था। आपको कौशल प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी ताकि आप कौशल पुरस्कार सक्रिय कर सकें। विमान, अगर आप इसे चला नहीं सकते तो कार रखने का क्या फायदा? अगर आप इसे उड़ा नहीं सकते तो विमान रखने का क्या फायदा? अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते तो गाड़ी रखने का क्या फायदा? अगर आप विमान नहीं उड़ा सकते तो विमान रखने का क्या फायदा? बस एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो इसे कर सके। समस्या हल हो गई। सच में, विमान नहीं जानता था कि अगला कदम क्या उठाना है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह अभी इसके बारे में नहीं सोचेगा। वह इसे किसी और समय पर सोचेगा। इसलिए वह वापस हवेली में गया और अच्छी तरह से आराम किया।
जब वह अगले दिन जागा तो उसने अपने सामने कई सिस्टम नोटिफिकेशन देखे। आपने $1,183,530 कमाए। गुणक लागू किया गया। आपने 118,353,000 प्राप्त किए। 13 नए पहले आय पुरस्कार प्राप्त हुए। संचय अवधि में नोटिफिकेशन को अपने दृष्टिकोण से हटाने के बाद विवान ने बिस्तर के पास रखे फोन को उठाया और बैंक संदेश को देखा। फ्लायर्स बैंक बचत खाते में $117,169,470 प्राप्त हुए। आपका बैलेंस $1,143,960,077 है। विवान ने मैनेजर को बताया था कि आय सप्ताह के अंत में दी जाएगी, इसलिए विवान ने केवल गुणक के बाद का बोनस प्राप्त किया। अब सुबह के 7 बज चुके थे, इसलिए वह बिस्तर से उठकर नीचे नाश्ता तैयार करने गया। जब उसने खाना तैयार कर लिया तो वह जिम में कसरत करने चला गया। 1 घंटे बाद उसने स्नान किया और फिर नाश्ते के लिए रसोई में वापस गया। चूंकि वह 1 घंटे से अधिक समय तक जिम में था, खाना पहले ही ठंडा हो चुका था। कोई और विकल्प न होने पर उसने उन्हें ओवन में गर्म करने के लिए रखा। तले हुए अंडे, कई स्लाइस टोस्ट और 1 कप कॉफी। इसके बाद उसने होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड जाने का फैसला किया। वह महल का भुगतान पूरा करना चाहता था। आखिरकार एक अरबपति के पास छोटे कर्ज का क्या काम। वास्तव में यह 20 मिलियन से कम था। उसने एक सफेद शर्ट, एक जोड़ी नेवी ब्लू पैंट, सफेद स्नीकर्स और एक काले चमड़े की जैकेट में खुद को बदल लिया। हवेली से बाहर निकलकर वह गराज में गया। दीवारें अभी भी उठी हुई थीं और कुछ भी नहीं बदला था जब से वह पिछले दिन गया था। स्विच की ओर बढ़ते हुए उसने इसे पलटा और सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे सीढ़ियां और रास्ता जमीन में गायब हो गए। गराज में एक बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, एक सुजुकी और एक बुगाटी वेरॉन खड़ी थी। वर्तमान में बेंटले बेंटायगा उस अपार्टमेंट में खड़ी थी जो उसने जॉर्ज, एग्नेस और चार्ल्स के लिए लिया था। यहां तक कि फ्रेटलाइनर भी वही था। विवान ने बेंटले को बाहर निकाला और सीधे होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ओर बढ़ा। लगभग 30 मिनट में वह उस इमारत में पहुंच गया जहां होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड स्थित था। कार पार्क करने के बाद वह सीधे अंदर चला गया। विवान की वर्तमान शैली, हालांकि शक्ति का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं था, यह दिखा रही थी कि वह कम से कम कुछ संपत्तियों को खरीदने या किराए पर लेने की क्षमता रखता था। इसलिए जैसे ही वह अंदर गया, एक महिला उसकी ओर बढ़ी। नमस्ते हैंडसम, क्या आप एक घर खरीदना चाहेंगे? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मैं भुगतान पूरा करने आया हूँ, विवान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसने भीड़ को देखा और पाया कि जिस महिला ने पहले उसकी देखभाल की थी वह मौजूद नहीं थी, इसलिए वह प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उस पर निर्भर नहीं हो सकता था। क्या मैं मैनेजर को बुला सकता हूँ? उसने महिला से पूछा। महिला बिल्कुल खुश नहीं थी। आखिरकार उसने सोचा था कि विवान घर खरीदने आया है, इस तरह वह कमीशन कमा सकती थी। किसे पता था कि वह एक छोटे से घर के लिए भुगतान करने आया है जो उसने किस्तों पर लिया था। मुझे खेद है, लेकिन मैनेजर व्यस्त हैं, लड़की ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जो उसे स्वागत करते समय थी। विवान इस तरह के अचानक बदलाव से हैरान था, लेकिन वह मजाक करने के लिए यहाँ नहीं था। वह भुगतान पूरा करने आया था, इससे पहले कि वह जैक्सन एंटरप्राइज के मुख्यालय के लिए एक इमारत की तलाश करे। तो मुझे यहाँ कैसे मदद मिलेगी? विवान ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद कल वापस आओ, लड़की ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ थी। विवान ने अपनी भौहें चिढ़ाईं। यह सुबह के करीब 9 बजे थे। मैनेजर सुबह के इस समय में इतनी व्यस्त कैसे हो सकती थी कि वह उसकी भी मदद नहीं कर सकती? क्या आप उसे बता सकती हैं कि मैं यहाँ हूँ? मुझे यकीन है कि वह मुझे देख लेगी, विवान ने पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, लड़की ने वेहेमेंटली सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच की बातचीत ने अन्य बिक्री महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में उस मंजिल पर केवल कुछ ग्राहक मौजूद थे। 6 बिक्री महिलाएं आईं और उनमें से एक ने पूछा, क्या हो रहा है ग्लोरिया? हन्फ, यह लड़का यहाँ एक छोटे से घर के लिए भुगतान करने आया है जो उसने किस्तों पर लिया था। अब वह कहता है कि वह मैनेजर से मिलना चाहता है। ग्लोरिया ने यह सब डिस्डेन से कहा। विवान हैरान था। यह क्या बकवास है? उसने तो सबसे बड़ा घर खरीदा था और अब उसे बताया जा रहा था कि उसने एक छोटा घर खरीदा है। ओह हैंडसम, जो ग्लोरिया ने कहा वह सही है। वर्तमान में हमारी मैनेजर काफी व्यस्त हैं, इसलिए आपको अगले सप्ताह वापस आना होगा, ग्लोरिया के शब्द सुनकर एक अन्य महिला बोली। विवान चुप रह गया। एक दिन से एक पूरे सप्ताह तक, क्या बड़ा अंतर है। जैसे ही उसने सोचा कि यही सब है, एक और महिला बोली, आपको अगले महीने वापस आना चाहिए, तभी आपको मैनेजर से मिलने का अधिक मौका मिलेगा। नहीं, अगले साल आना बेहतर होगा, इसलिए आपको अब जाना चाहिए। हाँ, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत अधिक ट्रैफिक है,
विवान केवल उन्हें बिना कुछ कहे घूरता रहा। अगले महीने क्या काम कर रही थी सबरीना कि वह उसे एक पूरे सप्ताह के लिए व्यस्त रखेगी। रास्ता रोकना, क्या तुम लोग ही रास्ता नहीं रोक रहे हो? ट्रैफिक, तुम लोग ही मेरे चारों ओर इकट्ठा हो। इसके अलावा पूरी मंजिल लगभग खाली है, तुम लोग क्या कह रहे हो कि यह जगह भीड़ भाड़ वाली है? देखकर कि उनकी बातें और भी अजीब होती जा रही हैं, विवान के पास सबरीना को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वह सुनिश्चित नहीं था कि वह इस सब को संभाल सकेगा। आप किसे कॉल कर रहे हैं? एक महिला ने जिज्ञासा से पूछा। मैनेजर को, विवान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। महिला ने तिरस्कार से कहा, क्या आपको लगता है कि मैनेजर अपना फ़ोन नंबर किसी को देती है? मुझे दिखाओ कि तुम उसे कॉल कर रहे हो, तुम बस मेरे सामने बड़ाई नहीं कर सकते। विवान ने सिर हिलाया जब उसने देखा कि अन्य महिलाएं बात करने वाली हैं। ऐसा लग रहा था कि ये महिलाएं जो हमेशा एक ग्राहक के लिए लड़ती थीं, वे एकजुट हो गई थीं। खैर, उसने सबरीना को कॉल किया। 2 रिंग में फ़ोन रिसीव किया गया। फिर सबरीना की आश्चर्यचकित और उत्साहित आवाज़ दूसरी तरफ से आई। नमस्ते श्री विवान, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसने पूछा। ठीक है, मैं यहाँ भुगतान पूरा करने आया था, लेकिन आपकी स्टाफ सदस्य कह रही हैं कि आप व्यस्त हैं और मुझे अगले साल वापस आना होगा। विवान ने कहा, उसे हाल ही में बताया गया था कि उसे कब वापस आना चाहिए। क्या वे कैसे हिम्मत कर सकते हैं? मुझे खेद है श्री विवान, मैं 1 मिनट में वहां पहुंच रही हूं, सबरीना ने दूसरी ओर से चिल्लाते हुए कहा। विवान ने चीजों की आवाज सुनी और उसने अनुमान लगाया कि सबरीना अपने कार्यालय से भाग रही थी। विवान ने कॉल काट दिया। उसने कुछ नहीं कहने और सबरीना का इंतजार करने का फैसला किया। कहे, उसने आपको क्या कहा? सही है, क्या उसने कहा कि वह हमें निकाल देगी? क्या आपने किसी को मैनेजर होने का नाटक करने के लिए कहा? विवान ने सोचा कि क्या इन महिलाओं ने कुछ दवा ली है जो उन्हें चिढ़ा रही है। इसलिए उसने अपने मुंह को बंद रखने का फैसला किया। उसका चेहरा कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था और साथ ही उसने जो कुछ भी वे कह रही थी उसे अनदेखा कर दिया। जब इन महिलाओं ने देखा कि विवान उन्हें अनदेखा कर रहा है तो वे और भी गुस्से में आ गईं। वे चिल्लाने और उसे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए गालियां देने वाली थी जब तेज कदमों की आवाज़ उनके पास आई। इसके बाद एक गुस्से में चिल्लाने वाली आवाज़ आई, आप लोग क्या कर रहे हैं? यह सबरीना की आवाज़ थी। महिलाओं ने जब यह आवाज़ सुनी तो वे चौंकीं। जब उन्होंने देखा कि सबरीना गुस्से में उनके पास आ रही है तो उनके शरीर कांपने लगे। उसने उनमें से कुछ को धक्का दिया और विवान के पास पहुंची। फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, मिस्टर विवान, मुझे खेद है कि मैंने आपको इस शर्मनाक स्थिति में दिखाया। महिलाएं अवाक थीं। फिर वे पसीना बहाने लगी और यह जानने की कोशिश करने लगी कि विवान की पहचान क्या है। अगर उनकी मैनेजर को भी झुककर माफ़ी मांगनी पड़ रही है तो वे सिर्फ छोटे समय की बिक्री करने वाली हैं जो उसके सामने चिल्लाने की हिम्मत करें। जब विवान ने देखा कि वह कितनी ईमानदारी से माफ़ी मांग रही है तो उसके पास उसे मुश्किल में डालने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। सबरीना ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि विवान गुस्से में नहीं है। उसने उसे और भी अधिक सराहा क्योंकि उसने दूर से सुना था कि महिलाएं विवान का अपमान कर रही थीं और उस पर चिल्ला रही थीं। फिर उसने अपनी नज़रें 6 महिलाओं की ओर घुमाईं। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह है जिसने राजकुमार और राजकुमारी का महल खरीदा, मिस्टर विवान रॉय। सबरीना के शब्द 6 महिलाओं के दिलों में बम की तरह थे। वे केवल विवान को चुपचाप घूरने लगी, यह नहीं जानते हुए कि अब क्या करना है। इस मामले में वे अकेले नहीं थीं क्योंकि दर्शक भी चौकन्ने हो गए थे। इस पल से आप होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड के स्टाफ का हिस्सा नहीं हैं। तुरंत पैक करें और यहाँ से चले जाएं। सबरीना के शब्द कठोर और निर्णायक थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि विवान ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अपमानित किया जा सके। आखिरकार 30 मिलियन से अधिक का एक महल खरीदना, भले ही यह मूल कीमत नहीं थी, यह दिखाता है कि उसके पास कम से कम 100 मिलियन की संपत्ति होनी चाहिए। जबकि उनकी अधिकांश संपत्ति संपत्तियों के रूप में थी, उस तरल राशि को निकालने के लिए वह निश्चित रूप से एक धनी व्यक्ति होना चाहिए। महिलाएं माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सबरीना ने उनकी एक न सुनी। इसलिए वे विवान से माफ़ी मांगने की कोशिश कर सकती थीं। आखिरकार उनके लिए होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड जैसी बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी में बिक्रीकर्मी के रूप में नौकरी पाना आसान नहीं था। लेकिन चाहे वे कितनी भी मिन्नतें करें, विवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसका तर्क स्पष्ट था, हर किसी को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आखिरकार वे बिक्री महिलाएं थीं और उन्होंने एक ग्राहक को बाहर निकालने की कोशिश की थी। यह पहले से ही एक बिक्रीकर्मी के लिए असामान्य था। यह तो छोड़िए कि उन्होंने उसका अपमान किया, वह उन्हें मुकदमा भी कर सकता था, लेकिन उसके पास ऐसे छोटे मामलों में समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। जब महिलाओं ने देखा कि विवान उन्हें माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखता तो वे केवल निराशा के साथ वहां से चली गईं। लेकिन जाते समय उन्होंने ग्लोरिया को घूरा।
ग्लोरिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने बस एक छोटे से घर को किस्तों पर खरीदा है? मुझे नहीं पता था कि वह बड़ा आदमी है। वह साधारण कपड़े पहने हुए है, इसलिए मैंने सोचा कि वह अमीर नहीं है। ग्लोरिया ने धीमी और दोषी आवाज में उत्तर दिया। तुमने अनुमान लगाया। तुमने पहले पूछने के बजाय अनुमान लगाया। तुम्हें देखना होगा कि हम खाने के लिए कैसे जाएंगे। अलिप्सिस, मैं शेष राशि एक बार में चुकाऊंगा, विवान ने कहा जब उसने देखा कि अब कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा है। सबरीना फिर से चौंकी। यह जानना जरूरी था कि राजकुमार और राजकुमारी का महल कम से कम $38 मिलियन का था। विवान का वर्तमान बैलेंस $18 मिलियन था। उसने पहले $20 मिलियन की जमा राशि दी थी। अब वह कह रहा था कि वह भुगतान पूरा करने जा रहा है। यह जानना जरूरी था कि विवान ने अनुमान लगाया था कि वह 1 महीने में भुगतान पूरा करेगा, जिसे एक छोटा समय माना गया था। अब 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था और वह यहाँ महल का भुगतान पूरा करने आया था। सबरीना उत्साहित और चिंतित थी। उसे आशंका थी कि विवान ने एक बार में भुगतान पूरा करने का निर्णय लिया है ताकि वह उनसे संबंध तोड़ सके। मिस्टर विवान, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अक्षमता को अपने अधीनस्थों को प्रबंधित करने में माफ कर देंगे, सबरीना ने ईमानदारी से कहा। विवान फिर से हैरान था। उसने अपने आप से सोचा, आजकल लोगों का क्या हो गया है? क्या मैंने नहीं कहा कि यह मामला कुछ बड़ा नहीं है? वह मुझ पर ऐसे क्यों देख रही है जैसे मैं उसे सजा देने वाला हूँ? कोई बात नहीं, वास्तव में मैं एक और इमारत खरीदना चाहता था। विवान ने ये शब्द कहते हुए हाथ हिलाया। $1 अरब उसके खाते में होने के कारण वह अब एक कार्यालय भवन खरीदने में सक्षम था। इस तरह मुख्यालय स्थापित किया जा सकेगा। अगर वह यहाँ इमारत प्राप्त कर लेता तो उसे शहर में इमारत खरीदने के लिए दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विवान के शब्दों ने तुरंत सबरीना का मूड ऊंचा कर दिया, लेकिन वह 6 महिलाओं पर और भी अधिक गुस्से में थी। उन्होंने लगभग एक बड़े ग्राहक को खो दिया था। इस तरफ कृपया। सबरीना ने विवान को शीर्ष मंजिल की ओर ले जाया, जहां उसका कार्यालय था और कई उच्च श्रेणी के महल, विला और इमारतों के मॉडल थे। विवान ने इमारतों को देखा और कहा, मैं शहर में मौजूद सबसे अच्छी इमारत चाहता हूँ। कीमत कोई मायने नहीं रखती, मैं इसे लूंगा। सबरीना ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हम शहर की सबसे अच्छी रियल एस्टेट एजेंसी हैं, इसलिए हमारे पास शहर में बेची या किराए पर दी जाने वाली सबसे अच्छी इमारतें, महल और विला हैं। विवान ने सिर हिलाया। राजकुमार और राजकुमारी का महल इस बात का अच्छा उदाहरण था जो सबरीना कह रही थी। सबरीना ने उसे कई सिफारिशें दी और फिर उसे उत्कृष्ट कृति के पास ले गई। यह एक 30 मंजिला इमारत थी। इसे बिजनेस ओवरलॉर्ड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ मौजूद मॉडल से विवान देख सकता था कि यह जैक्सन एंटरप्राइज के मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त अच्छा था। पार्किंग की जगह पर्याप्त थी। यह सतह की थी। फिर वहाँ एक भूमिगत पार्किंग भी थी। वहाँ 2 अलग अलग प्रकार के लिफ्ट थे, एक जो सभी मंजिलों तक पहुंच सकता था और एक जो शीर्ष मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था। इसके अलावा इमारत में एक स्मार्ट सिस्टम स्थापित था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को केवल यह कहना होता था कि वह किस मंजिल पर जाना चाहता है और लिफ्ट उसे वहां ले जाएगी। ऑफिस बिल्डिंग शहर के केंद्र में स्थित थी। यह सोमेश्वर सिटी में मौजूद सबसे ऊंची इमारत थी। इसके चारों ओर सबसे ऊंची इमारत केवल 23 मंजिला थी। इमारत के किनारे फर्श से छत तक कांच से ढके हुए थे। ये कठोर कांच में एक विशेष विशेषता थी, कोई अंदर से बाहर देख सकता था लेकिन इसके विपरीत नहीं। विवान ने सिर हिलाया। यह इमारत आधुनिक थी, यही उसे वर्तमान में चाहिए था, इसलिए उसने इसे खरीदने का इरादा किया। वर्तमान में चटर्जी परिवार इसे खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन मैं आपको प्राथमिकता दे सकती हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे खरीदने का निर्णय नहीं लिया है। सबरीना ने कहा, मैं इसे अभी ले रहा हूँ। कीमत क्या है? उसकी इमारत पर किसी और की नज़र होने की बात सुनकर विवान ने निर्णय लिया। वह इसे खरीद लेगा इससे पहले कि वे इसे नोटिस करें। इस तरह वह सोमेश्वर सिटी के इस समय के लैंडमार्क माने जाने वाली इमारत को प्राप्त कर सकेगा। इमारत की कुल लागत $700 मिलियन है। इसमें प्रमाण पत्र, दस्तावेज और लाइसेंस की सभी लागतें शामिल हैं। सबरीना ने यह कहते हुए विवान को उम्मीद से देखा। अगर यह कोई और होता, भले ही वे सोमेश्वर सिटी के बड़े 5 में से एक होते, वह इतनी आसानी से कीमत के बारे में बात नहीं करती। वह निश्चित रूप से इमारत की 1 मंजिल की कीमत के बारे में बात करती। लेकिन विवान की पहचान रहस्यमय थी और उसका उपनाम रॉय था, इसलिए उसे पता था कि वह सोमेश्वर सिटी के रॉय परिवार से संबंधित हो सकता है। वह परिवार चटर्जी परिवार से कहीं बड़ा था। अगर वे उस इमारत को खरीदना चाहते तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। यह इतना महंगा क्यों है? विवान ने पूछा, लेकिन सबरीना ने उसे बीच में ही रोक दिया। महंगा? यह वहां मौजूद उपकरणों और तकनीक के कारण है। इसके अलावा यह सोमेश्वर सिटी का लैंडमार्क है। कोई भी व्यक्ति जो वहां अपना व्यवसाय स्थापित करेगा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। सबरीना ने कहा। हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी चमक कम हो गई।
मैं कहना चाहता था कि यह मेरी अपेक्षा से काफी सस्ता है। विवान ने सही किया। इस कीमत ने विवान को बहुत चौंका दिया। उसने उम्मीद की थी कि ऐसी इमारत की कीमत कम से कम 1 अरब होगी। किसे पता था कि यह केवल आधे अरब से थोड़ा अधिक थी। आह! सबरीना का मुंह खुला रह गया और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसे इस स्थिति में प्रतिक्रिया करने का तरीका नहीं पता था। यह जानना जरूरी था कि एक कार्यालय भवन महल से अधिक महंगा होता है। आखिरकार कार्यालय का वाणिज्यिक मूल्य महल से अधिक होता है। यही कारण था कि राजकुमार और राजकुमारी का महल भले ही इसकी स्तर के अनुसार महंगा नहीं था, लेकिन इसका वाणिज्यिक मूल्य एक कार्यालय भवन से कम था। हालांकि इसे किराए पर लिया जा सकता था, लेकिन जो लोग ऐसे महल को किराए पर ले सकते थे वे शहर में बहुत कम थे। दोनों के लिए पूर्ण भुगतान, महल और कार्यालय भवन। यहाँ है कार्ड। विवान ने अपना कार्ड देते हुए कहा। सबरीना ने विवान को अविश्वास से घूरते हुए अपने होश खो दिए। उसने सामान्य कार्ड को देखा और सोचा, वह कितना अमीर है कि इतनी बड़ी राशि एक सामान्य कार्ड में रखी गई है। यह जानना जरूरी था कि एक बैंक में विभिन्न प्रकार के कार्ड होते हैं। सामान्य कार्ड जो कोई भी उपयोग कर सकता है जब तक कि उनके पास बैंक में बचत हो। फिर वहाँ वीआईपी कार्ड होते हैं जो केवल तभी दिए जाते हैं जब खाते में एक निश्चित राशि जमा की जाती है। लेकिन फिर भी वीआईपी कार्ड के विभिन्न स्तर होते हैं। 1 मिलियन जमा के लिए 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन और 500 मिलियन अंतिम होता है। जहां तक विवान का सवाल है, जो एक बार में $718 मिलियन खर्च कर रहा था, उसके पास $500 मिलियन से अधिक की जमा राशि होनी चाहिए। इसके लिए उसे बैंक द्वारा एक विशेष कार्ड दिया जाता। कांपते हाथों से सबरीना ने कार्ड लिया। हालांकि उसने विवान पर भरोसा किया, फिर भी उसे यह पुष्टि करनी थी कि कार्ड में आवश्यक राशि है। आखिरकार विवान का कार्ड एक सामान्य था। कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने मशीन विवान को दी, जिसने फिर अपना पिन डाला और उसे वापस कर दिया। इतने सारे अंकों को देखकर सबरीना के हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। लगभग 1 मिनट बाद उसने भुगतान पूरा किया और कार्ड को विवान को दोनों हाथों से वापस कर दिया, जैसे कि उसे डर था कि कार्ड गिर जाएगा। मिस्टर विवान, मैंने राजकुमार और राजकुमारी के महल का भुगतान पूरा कर लिया है, लेकिन कार्यालय भवन के लिए राशि इतनी अधिक है, इसलिए हमें बैंक में जाकर लेन देन करना होगा या आपको उच्च स्तर का कार्ड प्राप्त करना होगा, सबरीना ने कहा। जब विवान ने कार्ड प्राप्त किया, विवान ने समझते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस यात्रा के दौरान बैंक में जो करना चाहता था वह पूरा कर सकेगा। वह ग्रोसरी विभाग और जैक्सन एंटरप्राइज के लिए एक अलग खाता खोल सकता था। तो चलो वहां चलते हैं, विवान ने कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ा। सबरीना ने नजदीकी से उसका अनुसरण किया। विवान के बैलेंस को देखकर उसे और भी अधिक सम्मान दिया। आखिरकार यह सब तरल स्थिति में था। संपत्तियों की बात तो छोड़िए, कोई केवल उसकी संपत्ति की कल्पना कर सकता था। बिल्डिंग से बाहर निकलते समय कई बिक्रीकर्मियों और कुछ ग्राहकों की नजरों के बीच, जिन्होंने देखा था कि क्या हुआ लेकिन अभी तक नहीं गए थे, विवान और सबरीना ने विवान की बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी में सवार हो गए। हालांकि सबरीना के पास भी एक कार थी, लेकिन उसकी कीमत केवल लगभग 4 मिलियन थी। दूसरी ओर विवान की कार की कीमत $7 मिलियन थी। बेंटले चलाते हुए विवान फ्लायर्स बैंक की ओर बढ़ा। लगभग 15 मिनट में वे बैंक पहुंच गए। अन्य व्यवसायों के विपरीत बैंक काफी अलग थलग था। ऐसा लग रहा था जैसे बैंक की इमारत का अपना ही स्थान है। यह इमारत काफी बड़ी थी और यह 7 मंजिला थी। जब विवान ने इमारत को देखा तो वह सोचने लगा, इस बड़ी इमारत का क्या फायदा है? ऐसा नहीं है कि वे यहाँ सभी जमा पैसे रख रहे हैं, है ना? उसने अपना खाता क्रिस्टल सिटी में खोला था। वहाँ की बैंक की इमारत यहाँ की तुलना में और भी बड़ी थी। यह एक 10 मंजिला इमारत थी। उसके अनुसार अधिकांश जमा पैसे मुख्यालय में ले जाए जाते थे, जहाँ सुरक्षा अधिक होती थी। जब उसने अपना खाता खोला तो विवान ने इस बैंक को चुना था। इसका कारण सरल था, उसे पता था कि इस बैंक के स्तर के साथ यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर रॉय परिवार का हाथ हो। आखिरकार फ्लायर्स बैंक एक राष्ट्रीय स्तर का बैंक था। इसकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची थी कि रॉय परिवार इसका प्रभाव नहीं डाल सकता था। दूसरे शब्दों में, चाहे रॉय परिवार कुछ भी करे, वे उसके खातों को फ्रीज नहीं कर सकते थे जैसे कि वे छोटे बैंकों के साथ कर सकते थे। क्या तुम जानती हो कि वे सेवा उद्योग होते हुए इतनी बड़ी इमारत का उपयोग क्यों करते हैं? विवान ने सबरीना से पूछा जब वे बैंक की इमारत में प्रवेश कर रहे थे। सबरीना ने विवान की ओर एक पल के लिए देखा और फिर जवाब दिया, इसका अधिकांश हिस्सा उनकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए है कि वे एक बड़े बैंक हैं। आखिरकार इतनी बड़ी बैंक की शाखा एक छोटे से कंपनी के साथ एक मंजिल साझा नहीं कर सकती, है ना? विवान ने समझते हुए सिर हिलाया। आखिरकार वह अपनी कंपनी को एक मंजिल का मालिक नहीं बनने देगा। नहीं, वह एक पूरी इमारत खरीदेगा, लेकिन प्रत्येक विभाग के पास अपनी खुद की मंजिल होगी। लेकिन उसके मुकाबले जो विभिन्न उद्योगों में जाने वाला था, फ्लायर्स बैंक बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। क्यों न एक 3 या शायद 4 मंजिला इमारत ले ली जाए?
खैर, यह उसकी यहाँ मौजूदगी के कारण को प्रभावित नहीं करने वाला था। बैंक के लॉबी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि बैंक पहले से ही व्यस्त था। सुबह के 9 बज चुके थे और व्यवसाय पहले से ही खुल चुके थे। काउंटर की खिड़कियों पर लंबी कतारें और पहले से भरी हुई लॉबी को देखकर विवान ने सिर हिलाया। ये लोग निश्चित रूप से व्यस्त हैं, उसने अपने आप से सोचा। फिर उसने सबरीना को लिफ्ट की ओर ले जाया। बटन दबाने के बाद उसने पाया कि यह नहीं खुल रही थी। फिर उसने देखा कि यह चल रही थी, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। डिंग। कुछ ही समय बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। विवान और सबरीना अंदर जाने के लिए तैयार थे जब व्यक्ति बाहर आया। लेकिन जब विवान ने खुली लिफ्ट के अंदर देखा तो उसकी नीली आंखें एक जोड़ी हरी आंखों से मिल गईं। और फिर ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। विवान उन परिचित हरी आंखों में खो गया जिनके बारे में वह हमेशा सोचता या सपने देखता था। अब जब वह उन्हें देख रहा था, उसका दिल एक पल के लिए धड़क गया। जैसे ही अन्य लोग लिफ्ट से बाहर निकले और अन्य लोग अंदर आए, विवान वहीं खड़ा रहा और उस सुंदरता को देखता रहा। यह वही लड़की थी जिसे उसने सरकारी इमारत में पहले देखा था। वह अभी भी उस समय उसे अपने हाथों में पकड़ने की भावना को याद कर सकता था। वह अभी भी उस विशेष सुगंध को याद कर सकता था जो उसने तब छोड़ी थी। विवान अकेला नहीं था जिसने अपनी सभी गतिविधियां रोक दी और दूसरी ओर देखा। लड़की भी उसे देख रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। एलिप्सिस डॉट। सान्या की पाव। आज हम फ्लायर्स बैंक आए थे एक व्यवसाय खाता खोलने के लिए। मैं अपनी एक दोस्त की मदद करने जा रही थी जो विदेश से वापस आने से पहले एक व्यवसाय स्थापित कर रही थी। इस दिन जब हम प्रक्रियाओं को पूरा कर चुके थे तो जाने का समय था। चूंकि व्यवसाय खाता एक वीआईपी खाता था, मुझे आश्वासन दिया गया था कि व्यवसाय लेन देन में कोई देरी नहीं होगी। लिफ्ट में चढ़ने के बाद वहां 5 अन्य लोग थे। मैंने दामिनी, अपनी व्यक्तिगत असिस्टेंट की ओर देखा। वह मुझसे कुछ साल बड़ी थी और जब मैं व्यवसाय में आई थी तब से काम कर रही थी। उसने मेरी मां के अधीन काम किया था और उससे बहुत कुछ सीखा था। जब मैंने हमारे परिवार के कुछ व्यवसायों का प्रबंधन करना शुरू किया तो मेरी मां ने दामिनी को मेरी व्यक्तिगत असिस्टेंट बनने के लिए कहा ताकि वह मुझे काम में सहायता कर सके क्योंकि मैं अपने माता पिता से सीखी गई सभी चीज़ों को लागू करने की कोशिश कर रही थी। दामिनी, क्या तुम्हें लगता है कि व्यवसाय सफल होगा? मैंने पूछा। यह पहली बार था जब मैं एक व्यवसाय को शून्य से शुरू कर रही थी। हालांकि मैं कुछ पारिवारिक संबंधों का उपयोग कर रही थी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा किसी की मेहनत पर निर्भर करता था। इस बारे में चिंता मत करो युवा मिस। सब कुछ ठीक है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से चेक किया है। फैशन और टेक्सटाइल उद्योग हाल ही में काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा हम यहाँ सोमेश्वर सिटी में एक शुरू कर रहे हैं, इसलिए यह निश्चित है कि यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी परिवार की ताकत और संबंधों को देखते हुए। दामिनी ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने आश्वस्त महसूस किया, इसलिए मैंने अपने दिल में घबराहट को दबाने के लिए गहरी सांस ली। हालांकि मैं अपने अधीनस्थों के सामने डोमिनेटिंग और ठंडी थी, मुझे पता था कि मैं आखिरकार एक लड़की हूं। लेकिन मुझे अपने अधीनस्थों के सामने एक कठोर रूप रखना था ताकि मैं उनका सम्मान प्राप्त कर सकूं। बेशक हमारी बात चुपचाप हो रही थी। जैसे ही लिफ्ट नीचे जा रही थी, मैंने बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार किया। हमें अभी भी बहुत सारे काम करने थे क्योंकि व्यवसाय अभी शुरू हो रहा था। डिंग। ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची जब एक रोबोटिक आवाज ने कहा कि हम जिस मंजिल पर हैं वह ग्राउंड फ्लोर है। जैसे ही दरवाजे दोनों तरफ खुलने लगे, मैं लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी जब मेरा शरीर ठहर गया। मेरी आंखें नीली आंखों से मिल गईं। वही नीली आंखें जो कुछ दिन पहले थीं। वही आंखें जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देती थीं और मुझे असहज कर देती थीं। किसी कारण से मैं हिली नहीं और केवल उन नीली आंखों को देखती रही जो मेरी आंखों में गहरी भावनाओं के साथ देख रही थीं। उसकी आंखों से मुझे जिज्ञासा, भ्रम, जिद और अन्य भावनाएं दिखाई दे रही थीं। मुझे इस स्थिति में क्या करना है यह नहीं पता था क्योंकि मेरा मन खाली था। सब कुछ इन आंखों के अलावा धुंधला हो गया था। किसी कारण से ये नीली आंखें परिचित थीं। मुझे यकीन है कि सरकारी इमारत के अलावा मैंने इस अनोखे और हैंडसम आदमी से कहीं और नहीं मिला। खैर, मुझे यकीन नहीं था कि वह एक आदमी है या एक युवा। उसकी उपस्थिति से उसे मेरी उम्र के आसपास होना चाहिए। जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखती रही, मुझे लगा कि कोई मुझे हिला रहा है। जब मैं अपनी सेंस में वापस आई और उसकी आंखों से अपनी नजरें हटा ली तो मैंने दामिनी को देखा जो मुझे चिंता और संदेह से देख रही थी। मैंने देखा कि वह लिफ्ट में असहिष्णु लोगों की ओर इशारा कर रही थी। हमें लिफ्ट से बाहर निकलना था, इसलिए दामिनी ने दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। लिफ्ट केवल तब चल सकती थी जब दरवाजे बंद होते। चूंकि फ्लायर्स बैंक में आने वाले लगभग हर व्यक्ति व्यस्त होते थे, वे इंतजार करते करते असहिष्णु हो रहे थे। मैं कुछ कहने से पहले ही दामिनी ने मुझे खींच लिया। संयोगवश या नहीं, जैसे ही दामिनी मुझे लिफ्ट से खींच रही थी, मैं फिर से उससे टकरा गई।
जब मैं गिरने वाली थी, मैंने महसूस किया कि उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अगर यह कोई और होता, कोई और आदमी जो मेरी कमर को पकड़ रहा होता, तो मैं पहले ही उस पर चिल्ला देती। लेकिन उसकी मजबूत बाहों में सभी प्रतिरोध खत्म हो गए। मैं बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और केवल उसकी गहरी नीली आंखों में देखती रही। मैं बस उन आंखों में डूबने ही वाली थी जब दामिनी ने मुझे खींच लिया, मुझे उसकी बाहों से और मेरी तंद्रा से बाहर खींच लिया। मैंने अपना सिर हिलाया जब दामिनी ने मुझे चिंतित नजरों से देखा। मैं अनजाने में बंद होती लिफ्ट की ओर एक नज़र डालने के लिए मजबूर हुई। जब हम अपनी गुलाबी डैमिनी में पार्किंग लॉट में पहुंचे तो दामिनी ने मुझसे पूछा, क्या हो रहा है युवा मिस? मुझे नहीं पता, किसी कारण से उस व्यक्ति के सामने मुझे नहीं पता क्यों मैं अपनी कंपोजर खो देती हूँ, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। दामिनी ने मुझे संदेह से देखा। उसने पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम उससे पहले कभी नहीं मिली? आखिरकार यह पहली बार नहीं है जब तुमने इस तरह प्रतिक्रिया दी है। पिछले बार जब हम मिले थे तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गई थीं। पिछली बार? मैंने अनजाने में पूछा जब मैंने उस दिन क्या हुआ था यह याद किया। हम सरकारी इमारत में लाइसेंस प्राप्त करने जा रहे थे जो हम शुरू करने वाले थे। मैं उस दिन बैठक से देर से बाहर आई थी, इसलिए मैंने कार्यालय में जल्दी पहुंचने के लिए दौड़ लगाई। संयोगवश या दुर्घटना से हम एक दूसरे से टकरा गए। अगर उसने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाती। दामिनी ने मुझे कुछ समय तक देखा, लेकिन मैंने यह भी नहीं देखा कि मेरा मन पहले ही कहीं और चला गया था। जब मैंने अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया तो मैंने दामिनी को देखा जो मुझे चिंतित नजरों से देख रही थी। मैं वहां उसे एक थप्पड़ दे सकती थी, बस उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और उसने कुछ नहीं कहा। अन्यथा मैं कहती कि वह तुम्हारे पीछे भागने के लिए एक नाटक कर रहा था। दामिनी ने यह कहते हुए कहा जैसे वह बड़ी बहन हो। मैं उसकी इस बात पर केवल हंस पाई क्योंकि उसका चेहरा मेरे लिए मजेदार लग रहा था। बेशक यह पक्ष केवल उसके और मेरे माता पिता के सामने ही दिखता था। चलो चलते हैं, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, मैंने दामिनी से कहा और कार चलाने लगी। नोट: नमस्ते, मुझे पता है कि कुछ लोग पिछले एपिसोड्स में रोमांस की कमी के कारण अधीर हो रहे थे। खैर, यहाँ हम हैं, रोमांस यहाँ है। आगे के एपिसोड्स में और भी दिलचस्प भागों के लिए तैयार रहें। वैसे स्टोरी का समर्थन करना न भूलें। अगर हमें रैंकिंग में अच्छा स्थान मिलता है तो मैं निश्चित रूप से अतिरिक्त बोनस अध्याय देने का प्रयास करूंगा। जब विवान लिफ्ट में चढ़ा तो उसके विचार अभी भी बेतरतीब थे, और यह सबरीना ने नोटिस किया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके बारे में जिज्ञासु नहीं थी। यह पहली बार था जब उसने विवान के चेहरे पर इतनी बदलाव देखा था। राजकुमार और राजकुमारी के महल ने भी उसे इतना बदलते नहीं देखा। जब वह उसे महलों के बारे में दिखा रही थी तब भी उसने उसे खुश होकर मुस्कुराते नहीं देखा। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा जिज्ञासु बना रही थी वह यह थी कि दोनों की प्रतिक्रियाएं एक जैसी थीं। वे एक दूसरे को देखने के लिए रुक गए थे। उसके अनुसार दोनों के बीच कम से कम एक इतिहास होना चाहिए। जैसे जैसे उसके विचार आगे बढ़े वे 7 मंजिला इमारत की शीर्ष मंजिल पर पहुंच गए। बेशक लिफ्ट ने कुछ मंजिलों पर रुककर उन लोगों को बाहर जाने दिया जो उस विशेष मंजिल पर जा रहे थे। डिंग! 7वीं मंजिल। लिफ्ट के साउंड सिस्टम की आवाज ने दोनों को उनके विचारों से बाहर निकाल दिया। उस क्षण वे लिफ्ट में केवल 2 ही थे। जब वे लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्हें एक असामान्य सेटिंग का सामना करना पड़ा। वहां एक खुला स्थान और एक लॉबी थी। इसके अंत में एक डेस्क थी जहां एक महिला थी जो अपनी मध्य 20 की उम्र में लग रही थी। डेस्क के सामने एक पट्टिका थी जिस पर सेक्रेटरी लिखा था। उसके पीछे एक दरवाजा था जो एक कार्यालय की ओर जाता था। दरवाजा वर्तमान में बंद था। इसके अलावा वहां कुछ और नहीं था जो वे देख सकते थे, केवल सामान्य सजावट और पानी का डिस्पेंसर। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर विवान सीधे मुद्दे पर गया। नमस्ते, मैं अपना कार्ड अपग्रेड करना चाहता हूं। यह कहते हुए उसने अपना कार्ड निकाला और उसे डेस्क के पीछे बैठी महिला को सौंप दिया। महिला ने कार्ड को देखा और फिर अपनी नजरें विवान पर डाल दीं। विवान के कपड़ों पर कोई ब्रांड नहीं था। इसका मतलब था कि वह जो कपड़े पहन रहा था वे स्टॉल से थे। हालांकि वह इस पर संदेह कर रही थी, उसने पहले पुष्टि करने का फैसला किया। आखिरकार इन अमीर लोगों की अलग अलग पसंद होती है। जहां तक उसके बगल में बैठी महिला की बात है, हालांकि वह ब्रांडेड कपड़े पहन रही थी, वे इतने महंगे नहीं थे। इससे यह संकेत मिलता था कि वह इतनी अमीर नहीं थी। लेकिन जो चीज उसे विवान के प्रति गंभीर बनाती थी वह यह थी कि ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली महिला उसके प्रति सम्मानजनक थी, केवल अपनी अभिव्यक्ति से। कुछ समय तक अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप करने के बाद उसने विवान से उसकी आईडी मांगी। उसे लेने के बाद उसने बिना कुछ कहे टाइप करना जारी रखा। लगभग 1 मिनट बाद उसने सिर उठाया और विवान को अविश्वास से देखा।
यह पहली बार था जब उसने एक सामान्य बैंक कार्ड में इतनी लंबी संख्या देखी थी। बेशक, क्रेडिट कार्ड, क्या कुछ गलत है? विवान ने पूछा जब उसने देखा कि महिला बस उसे घूर रही है और कुछ नहीं कह रही। सबरीना ने सचिव की अभिव्यक्ति को देखकर अपनी हंसी को रोक लिया। उसे पता था कि यह कितना चौंकाने वाला था। आखिरकार, यह $1 अरब की तरलता थी। इतनी बड़ी राशि आमतौर पर वीआईपी स्तर के कार्ड में होती है, लेकिन यहाँ यह था, फ्लायर्स बैंक में सबसे निचले स्तर के कार्ड में। अहेम, इसके लिए मुझे खेद है। सचिव ने जल्दी से माफी मांगी क्योंकि उसका व्यवहार लगभग 180 डिग्री बदल गया। अब वह विवान के प्रति पहले से अधिक सम्मानजनक थी। मैं 1 या 2 मिनट में प्रक्रियाएं पूरी कर दूंगी। कृपया आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जबकि मैं मैनेजर को इसके बारे में सूचित करती हूँ। उसने विवान को एक फॉर्म देते हुए कहा। विवान ने फॉर्म प्राप्त किया और मंजिल के लॉबी क्षेत्र में पीछे हट गया। उसने टेबल पर रखे पेन को उठाया, कैप हटाई और फॉर्म पर विवरण भरना शुरू किया। जब वह फॉर्म भर रहा था, सचिव अपने डेस्क के पीछे के कार्यालय में दौड़ गई। उसने दरवाजे पर दस्तक देने की शिष्टाचार को भी भूल गई। विशाल कार्यालय के अंदर एक शानदार डेस्क थी। इसके सामने 2 कुर्सियां थीं और एक पीछे थी जहां एक आदमी बैठा था। डेस्क के पीछे एक और दरवाजा था जो एक और कमरे की ओर जाता था। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खुलने और तेज कदमों की आवाज सुनी, उसने अपना सिर उठाया जो वर्तमान में कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने उत्तेजित सचिव को देखकर भौहें चिढ़ाईं। क्या हुआ, मिस आइवी? उसने गहरी आवाज में पूछा जो असंतोष से भरी थी। आवाज और लहजे को सुनकर सचिव आइवी ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने जल्दी से माफी मांगी। मुझे खेद है, मिस्टर हामन। मैं इतनी उत्तेजित थी कि मैंने अपनी शिष्टाचार को भूल गई। हामन एक आदमी था जो अपनी 40 के दशक के अंत में था, 50 के करीब। लेकिन कोई देख सकता था कि उसके छोटे काले बालों में छोटे भूरे बालों की लकीरें थीं जो पीछे की ओर कंघी की गई थीं। उसकी आभा अधिकारपूर्ण थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो शक्ति में रहने का आदी था। उसने पूछा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। मिस्टर हामन, वहाँ एक युवा है जिसके पास एक बैंक कार्ड है जिसमें $1 अरब से अधिक की जमा राशि है। उसने जल्दी से जवाब दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अरब शब्द पर जोर दे। इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है? यह तो बस 1 मिलियन है। कितने मिलियन रोजाना जमा होते हैं? हामन ने अपने हाथ को लहराते हुए कहा और फिर से स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। आइवी चुप रह गई। उसने फिर सोचा, क्या मैंने अरब शब्द पर पर्याप्त जोर नहीं दिया? या क्या मैनेजर ध्यान नहीं दे रहा है? जैसे ही वह उसे सही करने वाली थी, हामन का चेहरा अचानक बदल गया जब आइवी के कहे शब्द उसके मन में पूरी तरह से रजिस्टर हुए। वह अपने पैरों पर कूद गया जिससे आइवी डर गई। यह दूसरी बार था जब हामन ने अपनी सामान्य स्थिति से बाहर प्रतिक्रिया दी थी। पहली बार ज्यादा समय नहीं हुआ था, बस लगभग 5 मिनट पहले जब वह महिला और उसकी सहायक आई थीं। वे एक बड़े बैकग्राउंड से थीं, इसलिए उनके यहाँ शाखा में आने के लिए यह उनके लिए एक सम्मान था। अब यहाँ एक और व्यक्ति था जिसने मैनेजर से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा की। उसने सोचा, आज कौन सा दिन है? सोचने के बाद यह शनिवार था। इस दिन कुछ लोग बैंक में आते थे या ज्यादातर जो आते थे वे बड़े ग्राहक नहीं होते थे। हालांकि यह कहा जा सकता था कि बैंक काफी भरा हुआ था, यह केवल निचली मंजिल पर था जहां सामान्य खातों वाले लोगों को सेवाएं मिलती थीं। हामन अपनी डेस्क के पीछे से निकला और आइवी को उसके कंधों से पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा, वह कहाँ है? तुमने उसका स्वागत क्यों नहीं किया? जाओ और उसे अंदर लाओ। नहीं, मैं खुद उसे मिलकर आता हूँ। प्रश्नों की बौछार ने आइवी को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया और हामन कार्यालय से बाहर दौड़ गया। आइवी कुछ समय के लिए विचारों में खोई रही, यह सोचते हुए कि उसके बॉस ने अपनी संयम खो दी। फिर उसने जल्दी से उसका पीछा किया। एलिप्सिस डॉट। फॉर्म भरने के बाद विवान उसे काउंटर पर रखने ही वाला था कि कार्यालय का दरवाजा खुला और एक आदमी जो अपनी 40 के दशक के अंत में था, जल्दी से बाहर निकला। वह चारों ओर देख रहा था, पूरी तरह से विवान और सबरीना को नजरअंदाज कर रहा था। उसने भौहें चिढ़ाईं। वह अभी बात करने ही वाला था जब आइवी चौड़ी खुली दरवाजे से बाहर दौड़ी। वह कहाँ है? उत्तेजित होकर हामन ने आइवी से पूछा। आइवी फिर से चौंकी। फिर उसने अपनी नजरें विवान की ओर मोड़ी जो उन्हें खाली नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी प्रतिक्रिया ने हामन को भौहें चिढ़ाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने उसकी नजरों का अनुसरण किया और विवान की ओर मुड़ गया। आइवी के चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी उससे वह समझ गया कि वह विवान ही है जिसके पास इतनी बड़ी राशि है, लेकिन यह उसे चौंका गया। वह एक मध्य आयु के आदमी या शायद एक बूढ़े आदमी को देखने की उम्मीद कर रहा था। किसे पता था कि सुपर अमीर व्यक्ति एक युवा था, बेशक सोमेश्वर सिटी के लिए सुपर अमीर। उसका चेहरा थोड़ी शर्मिंदगी में बदल गया जब वह विवान की ओर बढ़ा। उसने अभी हाल ही में विवान को नजरअंदाज किया था।
जब वह विवान के सामने पहुंचा तो उसने हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं हामन बिको, फ्लायर्स बैंक सोमेश्वर सिटी शाखा का मैनेजर हूँ। नमस्ते, विवान ने हाथ मिलाते हुए सरलता से उत्तर दिया। अहेम, हामन को पता था कि यह उसके पिछले व्यवहार के कारण था जब वह सुपर अमीर मध्य आयु के या बूढ़े आदमी को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी तरह से भूल गया था कि आइवी ने कहा था कि वहाँ एक युवा है। अब उसकी बातें केवल अरब शब्द से हिल गई थीं। मिस्टर, वह विवान को कार्यालय में आमंत्रित करने ही वाला था जब उसे याद आया कि उसे विवान का नाम नहीं पता। इसलिए वह केवल असहजता से हकलाते हुए विवान की ओर देखा। विवान ने निराशा से सिर हिलाया और अपना परिचय दिया। आप मुझे विवान कह सकते हैं। हाँ, मिस्टर विवान, कृपया मेरे कार्यालय में स्वागत है और चाय या कॉफी लें। उसने यह कहते हुए आइवी की ओर देखा। आइवी तुरंत समझ गई कि वह क्या मतलब रखता है और दोनों तैयार करने के लिए तैयार हो गई ताकि विवान चुन सके। ठीक है, विवान ने सिर हिलाया और फिर सबरीना की ओर देखा जो अभी भी लॉबी क्षेत्र में सोफे पर बैठी थी। मेरे साथ आओ। सबरीना पहले तो चौंकी, फिर वह उत्साहित हो गई। उसे पता था कि चाहे जो भी हो, वह फ्लायर्स बैंक के मैनेजर के कार्यालय में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं थी। लेकिन अब विवान उसे एक मौका दे रहा था, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया और उनके साथ कार्यालय में चली गई। विवान ने कार्यालय की साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सजावट को देखा और अपने आप में प्रशंसा की। जब वह सबरीना के साथ कुर्सी पर बैठे जो केवल तब बैठी जब विवान बैठ गया, विवान ने व्यवसाय में प्रवेश किया। मैं अपने बैंक कार्ड का स्तर अपग्रेड करना चाहता हूं, जिसके बाद मैं एक ट्रांसफर करना चाहूंगा, विवान ने कहा। जब हामन ने देखा कि विवान इतना सीधा व्यक्ति है तो उसने उसे चापलूसी करने की कोशिश नहीं की और सिर हिलाते हुए विवान के विवरण को अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। आपके खाते में पैसे की मात्रा के अनुसार आपके पास हमारे बैंक से एक ब्लैक कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए आरएसएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।